जस्ट आज की क्लास में हम लोग जस्ट सरफेस टेंशन से रिलेटेड मैं ना आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना भूल गया था लास्ट क्लास में। वो जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, वो आप ध्यान रखिएगा। जैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन क्या होता है, या इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी ऑन सरफेस टेंशन क्या होता है, ये एक बार मैं यहाँ पे जस्ट इन्फॉर्मेशन की तरह ध्यान रखिएगा इनको। ये आपको एमसीक्यूज में कभी कभी जरूरत पड़ सकती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। एक चीज लॉजिकली सोच के देखो, सरफेस टेंशन बेसिकली इनडायरेक्टली अगर सोचे तो अ मेजर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन मॉलिक्यूल्स है ना, है या नहीं है? क्योंकि सरफेस टेंशन स्ट्रॉन्गर होने का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल्स ज्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे से बॉन्डेड है या नहीं है? हाँ सर, करेक्ट, हाँ सर। है ना? तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्गर होगा या वीकेन हो जाएगा? वीकेंड। वीकेन हो जाएगा। वीक हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें? तो इससे हमें ये पता चल रही है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारा सरफेस टेंशन क्या होगा? डिक्रीज करेगा। सो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर surface tension decreases since the bond strength between molecules will decrease. यही रीजन है कि जैसे ठंडा पानी के कंपैरिजन में गर्म पानी कपड़े को बेटर धोता है। बेटर धोने का मतलब क्या है? गर्म गंदगी अगर बहुत ज्यादा होती है तो ठंडे पानी से पानी उस कपड़े को हम धोना प्रेफर नहीं करते, गर्म पानी से धोना प्रेफर करते हैं। रीजन ये है कि जैसे जो डर्ट होता है या फाइबर्स के, जैसे कपड़े के जो फाइबर्स होते हैं वो फाइबर्स के अंदर बेसिकली गंदगी घुस जाती है। तो वो बहुत ही पतले पतले मेश होते हैं, और वो मेश के अंदर बेसिकली आपका क्या होगा? पानी को घुस के उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो पानी का सरफेस टेंशन अगर ज्यादा होगा तो पानी जो है वो बेसिकली, पानी के मॉलिक्यूल्स जो है वो बेसिकली उस मेश के अंदर घुस नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको घुसने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अपने मॉलिक्यूल को, मतलब मॉलिक्यूलर बॉन्ड स्ट्रेंथ को ब्रेक करके फिर उधर अंदर जाना पड़ेगा। तो उस केस में मॉलिक्यूल्स के बीच में इतनी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगी कि वो उस मैश के अंदर घुस नहीं पाएगा, क्योंकि उसका साइज जो है वो बहुत ही छोटा है। मतलब ऐसे सोच के देखो जैसे बहुत ही नैरो सा पैसेज है और वहां पे पानी को घुसना है, तो पानी घुस ही नहीं पाएगा। बट अगर आप गर्म करते हो तो उससे सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाती है, और सरफेस टेंशन डिक्रीज करने की वजह से बेसिकली वो जो पतले से नैरो पैसेज थे उसमें अब मॉलिक्यूल्स जो है वो एंटर भी कर पाते हैं। तो गर्म पानी से इसलिए कपड़े बेटर धुलते हैं। क्या आपको ये बात समझ आई? यस सर। ठीक हाँ है, सर। ठीक है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज। Addition of impurities on surface tension. इसमें दो तरह के इम्प्योरिटीज होते हैं। एक हम बोलते हैं हाईली सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, हाईली सॉल्युबल इम्प्योरिटीज सच एज, जैसे हाईली सॉल्युबल मतलब जैसे नमक है या चीनी है, सॉल्ट और शुगर इन वाटर इंक्रीज देयर सरफेस टेंशन, इनसे सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाती है। और दूसरा स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंसेस, स्पेरिंगली सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, जैसे डिटर्जेंट ले लो या फिर फिनॉल ले लो। फिनॉल Sir, can you please explain the meaning of sparingly? Actually, I don't कम know. कम कम घुलने वाला, कम घुलने वाला। Partially soluble. हाँ, Oh, मतलब जैसे आप देखो, जैसे हाईली सॉल्युबल जब हम किसी को कहते हैं तो इस केस में क्या होगा? वो मतलब जैसे पार्शियली सॉल्युबल ऐसे ही सोच के देखो, जैसे जो पूरा घुलता नहीं है, पूरा नहीं घुलेगा। डिटर्जेंट पूरा घुलता नहीं है, फिनॉल जो है वो पूरा घुलता नहीं है, वो अपना टेक्सचर छोड़ जाता है, वैसे होते हैं। पार्शियली घुलने वाला, sparingly soluble impurities such as phenol or detergent decrease the surface tension. अगेन देखो, डिटर्जेंट के एडिशन से, डिटर्जेंट के एडिशन से सरफेस टेंशन डिक्रीज करती है,
टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन डिक्रीज करती है। ये दोनों ही प्रॉपर्टीज क्या है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कपड़ा धोने वाले के एग्जाम्पल में, है ना। कपड़े धोने के लिए नॉर्मल पानी से धोएंगे और एक सर्फ के पानी से धोएंगे, तो किससे बेटर धुलेगा गंदगी, किससे बेटर धुलेगा, सर्फ के पानी से। है ना, सर्फ के पानी से, मतलब डिटर्जेंट के पानी से। क्यों? क्योंकि उससे सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाती है, तो फिर जो कपड़े के फाइबर्स होते हैं उस फाइबर्स के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इजीली अंदर घुस के उनको क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, तो चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसको जस्ट मैं नोट करके यहाँ मेंशन कर देता हूँ। with decrease in surface tension, decrease in surface tension of water, cleaning clothes becomes easier as water molecules can relatively easily enter the fibers of clothes and clean the dust बोलो या dirt बोलो, जो भी, dirt and dust। ठीक है, ओके। एक और चीज भी याद रखिएगा, जैसे एक और क्वेश्चन होता है, जैसे बोलते हैं फार्मिंग में हम लोग क्या करते हैं, जैसे फील्ड को पहले प्लाउ करते हैं ना, करते हैं या नहीं करते? हाँ सर। करते हैं सर। हाँ प्लाउइंग सर। में भी इसका रोल है, सरफेस टेंशन का रोल है। जैसे अगर बहुत दिन तक अगर आप छोड़ दोगे ना, मतलब एक फील्ड को अनप्लाउड, मतलब उसको अगर प्लाउ नहीं किया हुआ है, तो फिर उससे क्या होता है ना कि जो जो मिट्टी होती है उसमें कैपिलरीज फॉर्म हो जाते हैं। अब अगर कैपिलरीज फॉर्म होगा तो पानी अगर नीचे, सोचो कि मतलब किसी ने डाला पानी उस फील्ड में, तो पानी तो नीचे गया ग्रेविटी की वजह से, बट वापस से कैपिलरी एक्शन की वजह से क्या होता है ना, वो पानी जो है नीचे से ऊपर की तरफ बेसिकली कैपिलरी एक्शन की तरह बेसिकली ऊपर राइज कर जाता है, और उसके बाद फिर सरफेस जब गर्म होता है तो फिर उस केस में वो इवेपोरेट करके फिर बाहर भी निकल जाता है। तो बेसिकली मिट्टी के अंदर जो हमने पानी डाला था वो वापस से इवेपोरेट कर जाता है कैपिलरी एक्शन की वजह से। बट अगर हम उस फील्ड को प्लाव कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, उससे कैपिलरी जो फॉर्म हुए थे वो कैपिलरीज को हम ब्रेक कर देते हैं, और अगर कैपिलरी ब्रेक कर गया है तो फिर मिट्टी नीचे से ऊपर नहीं राइज कर पाएगा, और नीचे से अगर ऊपर नहीं राइज कर पाएगा तो फिर क्या होगा, वो इवेपोरेट भी नहीं करेगा। आपको समझ आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तो इसमें भी ये चीज ध्यान रखना, ये सब बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की तरह आपको कहीं कहीं देख सकते हैं। तो बस जैसे पूछे कि प्लाउइंग क्यों करते हैं, तो उसका एक 4 ऑप्शन में से एक रीजन बस आपको पॉइंट आउट करना होता है। तो प्लाउइंग a field breaks the capillaries, क्या लिखा है, capillaries formed in the soil if left unplowed for a long duration, capillaries are formed, due to which any water thrown in soil even if goes down due to gravity, it rises to surface due to capillary action and gets evaporated from surface. Thus unplowed field will not be able to retain water,
समझ आ गई सभी को? क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलो अच्छी बात है। ओके एक और टाइप का क्वेश्चन मैं आपको छोटा सा एक कराना भूल गया था। एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, इसको थ्योरी की तरह ही करवा देता हूँ। चर्निंग ऑफ लिक्विड, चर्निंग समझते हैं आप? हाँ चर्निंग सर। समझते हैं? हाँ सर। नहीं सर। क्या होता है बताइए चर्निंग का मतलब? सर टाइप ऑफ ग्राइंडिंग। बेसिकली स्पिन करना। चर्न करना मतलब चक्कर जैसे घुमाना। घुमाना बेसिकली। जैसे आप एक ग्लास में मिल्क लो और चम्मच से उसको क्या करते हो जब आप स्टर करते हो, तो वही वो उसको कह सकते हैं आप कि उसको चर्न कर रहे हैं। मतलब उसको स्पिनिंग मतलब स्पिनिंग ऑफ लिक्विड भी कह सकते हैं ना वेसल। सिंपल सा मतलब यही है। तो आपने कभी नोटिस किया उस तरह से जब आप चम्मच से उसको स्टर करते हो उसका सरफेस टॉप का कैसा होता है, वो कभी नोटिस किया है? हाँ सर, क्रीम कोन क्रीम की हो तरह जाता बनता है। है। नहीं नहीं नहीं, क्रीम नहीं बेटा, वो नहीं बोल रहा हूँ। वो नहीं, सरफेस का शेप कैसा होता है? कोन की तरह, इनवर्ट्स हाँ कोन सर। की तरह। कनकेव अपवर्ड्स होता है ना? होता ही नहीं होता है? हाँ सर। हाँ सर। मतलब फ्लैट सरफेस तो नहीं रहता है। दैट इजंट अ फ्लैट सरफेस। अगर आप कभी आपने नोटिस नहीं किया तो करके देखना। आप अगर उसको स्टर करोगे तो सरफेस फ्लैट नहीं रहेगी, वो ऐसे थोड़ी सी एक कनकेव शेप एक्वायर कर लेती है, ऐसे एक कनकेव शेप एक्वायर कर लेती है। अगर आपने कभी खुद से चम्मच घुमाया होगा तो आपको पता चलेगा, अगर मम्मी चम्मच घुमा के भी देती है तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। नहीं सर पता है। तो इस केस में आपने ऐसे स्टर कर रखा है मान लेते हैं, ठीक है, हम इसको एक एंगुलर वेलोसिटी से मान लेते हैं घुमा रहे हैं। लेट अस से वी आर स्पिनिंग इट विद अ सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंड ये एक सरफेस का शेप अक्वायर कर चुका है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज अ सर्टेन शेप अक्वायर्ड बाय द सरफेस। हमसे पूछा गया है कि ये जो शेप हमें दिख रहा है उस शेप का इक्वेशन बताओ क्या होगा। मतलब वी नीड टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सरफेस। देख के तो पैराबोला लग रहा है ना? देख के क्या हाँ लग रहा है? सर। हाँ पैराबोला सर। टाइप हाँ है ना? सर। पैराबोला टाइप लग रहा है। अब ये सर्कुलर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि क्योंकि सर्कल का भी एक पोर्शन लोगे तो ऐसा ही तो बनेगा ना। अ पोर्शन ऑफ अ सर्कल विल बी लाइक दिस ओनली, राइट? हाँ है सर। नहीं? तो सर्कुलर भी हो हाँ सकता है। सर। तो गेस करके तो नहीं बोल सकते कि नो कि पैराबोला है या सर्कुलर है, ऐसा गेस करके नहीं बोल सकते। आपको कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा कि क्या आ रहा है। अब इसके लिए हमने क्या किया, कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज कर लेते हैं। लेट अस से कि हमारा जो ये ऊपर की तरफ डॉटेड लाइन है ये वाई एक्सिस है, और इधर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं। लेट अस से दिस इज एक्स एक्सिस। मुझे क्या करना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं एक्स और वाई चूज कर रहा हूँ तो मुझे रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई चाहिए, है ना? लोकस का मतलब क्या होता है? रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, राइट? है ना? हाँ सर। राइट। तो मुझे एक्स और वाई के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करनी है। अब इसको फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, देखो, ठीक है। और मैं एक ऐसा हाइपोथेटिकल लिक्विड कॉलम कंसीडर कर रहा हूँ, बहुत ही पतला सा, जो ओरिजिन से स्टार्ट करके लेंथ एक्स तक, सॉरी लेंथ वाई तक, लेंथ एक्स तक एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। ये देखो एक पतला सा लिक्विड कॉलम मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो सिलेंड्रिकल कॉलम आपको दिखेगा। कैन यू सी इट? देखिए एक सिलेंडर मैंने ड्रॉ यस किया सर। पतला सा। हाँ सर। इस सिलेंडर का लेंथ कितना बताएंगे आप मुझे? एक्स। एक्स है, राइट? ठीक है। और थिकनेस आप इमेजिन करो एकदम नेग्लिजिबल है, ठीक है। जस्ट इमेजिन द थिकनेस टू बी नेग्लिजिबल। तो अभी आप ये बताओ मुझे कि इस पर्टिकुलर सिलेंडर के लिए, इस पर्टिकुलर सिलेंडर के लिए ये सिलेंडर को क्या मैं कह सकता हूँ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है? कैन वी से दैट? हाँ सर। है ना? दिस सिलेंडर इज परफॉर्मिंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कोई भी चीज कर रहा है तो उसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना लीवर होगा? भरने पाए। क्या? हाँ, इस सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा, आप ये बताओ मुझे। ये देखो, ये हमें एक सिलेंडर दिख रहा है, दिस इज द सिलेंडर, एंड ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ओमेगा से, एंड इसका लेंथ हमने x दिखा रखा है, दिस लेंथ इज x। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना हुआ? ओमेगा स्क्वायर आर एक्स बाई 2। x/2। सो दिस इज द COM, एंड इसकी एक्सेलरेशन दिखाने के लिए हम कह सकते हैं दिस इज ओमेगा स्क्वायर इनटू x/2। तो ये एक्सेलरेशन इसको कौन देगा? प्रेशर के डिफरेंस के फोर्सेज ही तो देंगे, है ना? हॉरिजॉन्टली एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगी और वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से इसको ये एक्सेलरेशन मिलेगी। समझ आ रही है? समझ आ यस रही सर। है?
राइट? हाँ सर। ठीक है, अभी लेफ्ट हैंड से जो प्रेशर आ रहा है देखो तो ये जो प्रेशर होगा, क्या ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एलिमेंट एरिया लिख सकते हैं क्या? देखो तो यहाँ का जो प्रेशर का फोर्स है, दिस इज P नॉट इनटू DA, लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हाँ हैं, सर। क्योंकि Yes, देखो sir. वो सरफेस वाला ही पॉइंट चूज किया है, आप देख रहे हो, दैट इज अ पॉइंट ऑन द सरफेस, कैन यू सी दैट? आवाज आ रहा है बहुत। हाँ, एक बार माइक्रोफोन के किसी के डिस्टर्बेंस तो है। सर शंकुदीप का माइक ऑन है। शंकुदीप, एक बार बेटा माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिएगा अगर आपके नॉइज आ रही है ज्यादा। हाँ, चेक करो अभी, देखो देखो हाँ सर सही है। लेफ्ट हैंड पे देखो, लेफ्ट हैंड पे जो प्रेशर का फोर्स आ रहा है दैट इज P नॉट इनटू DA। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट देखो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है, दिख रहा है आपको? जो ओरिजिन है, हाँ सर। दिख रही है आपको? ओरिजिन तो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है ना, हाँ सर। राइट? अब दूसरा वाला पॉइंट जो है, जो राइट वाला एंड है, वो देखो एटमॉस्फेयर से y हाइट नीचे है, दिख रहा है? हाँ सर। दिख रही है? हाँ सर। तो इस पॉइंट पे जब हम प्रेशर का फोर्स लिखेंगे तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज P इंटू DA लिख लेते हैं, और P के सबस्क्रिप्ट में मैं y लिख दे रहा हूँ, जस्ट टू इंडिकेट कि प्रेशर एट अ डेप्थ y निकालना है मुझे। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. तो हाँ अभी मैं सर। इसको कैसे लिख सकता हूँ, नेट फोर्स जो आ रही देखो, प्रेशर एट अ डेप्थ y माइनस P नॉट इंटू एरिया DA, यही नेट फोर्स हो गई, एंड दैट शुड बी इक्वल टू DM इंटू एक्सेलरेशन विच इज ओमेगा स्क्वायर x/2, लिख सकते हैं ऐसा? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब प्रेशर एट अ डेप्थ y, इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज P नॉट प्लस रो GY and minus of P naught into DA, and that will be DM. DM की value will be density into area which is DA into thickness माने length which is x, ये हो गया DM, and this multiplied with omega square into x/2। देखो क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, देखो DA तो इधर से निकल जाएगा, DA निकल गया यहाँ से P नॉट भी निकल जाएगा, और यहाँ से रो भी निकल गया, और यहाँ से अब आ गई है y की वैल्यू देखो आ रही है ओमेगा स्क्वायर बाई 2g एंड दैट मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर, दिख रहा है? हाँ सर। क्या आ गया? एक्सपेक्टेड क्या था? लोग पैराबोला लग रहा था ना देख के, आ गया ना पैराबोला, हाँ सर। हाँ सर। राइट? तो दिस इज अ पैराबोला, ये दिस इज अ पैराबोला, मतलब ये 2 डायमेंशन में तो पैराबोला है, बट क्या ये मेनिस्कस जो है, मतलब जो सरफेस है, क्या वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल है? 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशनल सर। तो एक पैराबोला को जब आप 360 डिग्री घुमा देते हो ना, तो उससे जो सरफेस मिलता है उसको पैराबोलॉइड बोलते हैं। समझ आ रही है? पैराबोला से पैराबोलॉइड, समझ आ रही है? हाँ सर। तो इससे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, मेनिस्कस इज पैराबोलॉइड, मेनिस्कस इज पैराबोलॉइड। इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पैराबोला का 3 डायमेंशन। हाँ हाँ, पैराबोला को बेसिकली आप ऐसे जैसे सोचो, देखो ऐसे मैं बता रहा हूँ, ये देखो, जैसे ये देखो, मेरे हाथ को देख पा रहे हो आप मेरे हाथ को देख पा रहे हो? हाँ ये देखो, इसको ऐसे घुमा दो ऐसे, तो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कवर होगा, हाँ सर। हाँ सर होगा। समझ आ रही है? उसी उससे जो सरफेस बनेगा उसी को पैराबोलॉइड कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखिएगा। चलो, इस पे बेस करके एक छोटा सा एप्लीकेशन आपको दिखा देता हूँ, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड इस रिजल्ट को यूज करके हो जाएगा। ये एक यूनिफॉर्म यूट्यूब है, ठीक है, दिस इज अ यूनिफॉर्म यूट्यूब। और इसमें हमने क्या कर रखा है, एक एक्सेस ऐसा चूज कर रखा है जो बीच से पास नहीं कर रहा है, थोड़ा लेफ्ट शिफ्टेड है, एंड दिस इज सच दैट द लेफ्ट आर्म इज एट अ डिस्टेंस ऑफ L1 एंड द राइट आर्म इज एट अ डिस्टेंस ऑफ L2। क्लियरली राइट आर्म आपका ज्यादा दूर पे है, ठीक है, एंड इस एक्सिस के अबाउट इस पूरा यूट्यूब को हम लोग घुमा रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और फाइनली हमें दिखता है कि इसमें लेफ्ट वाले एंड पे लिक्विड का लेवल एक सर्टेन है, एक सर्टेन लेवल पे लिक्विड है, एंड राइट वाले लिम्ब पे एक डिफरेंट लेवल है, ठीक है, एंड दे हैव आस्क्ड अस
to find out the difference in height of the two limbs, height of liquid in the two limbs. Find the difference in height of liquid in two limbs. ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब इसे कैसे करेंगे, जैसे इसमें बेसिक सा कंसेप्ट यही यूज करना है आपको कि जो शेप है वो बेसिकली पैराबोलॉइड ही होना है। तो अब ऐसा इमेजिन करो कि आपने एक पैराबोला को एक्सटेंड किया है, ऐसा। आपको समझ आ रही क्या कह रहा हूं मैं? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। तो अब इसी के रिस्पेक्ट में अब आप बात कर लो। जैसे यहाँ से हमने वो एक्स एक्सिस इधर से ड्रॉ कर लिया, दिस इज एक्स एक्सिस, एंड ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। तो इधर में जो हाइट ऑफ लिक्विड है इसको हम लोग y1 कह लेते हैं, और इधर पे जो हाइट ऑफ लिक्विड है इसको हम y2 कह लेते हैं। y का वैल्यू हमने कितना निकाला था, ओमेगा स्क्वायर बाई 2g इंटू एक्स स्क्वायर। तो देखो, तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं कि y2 माइनस ऑफ y1 दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई 2g इंटू L2 का स्क्वायर माइनस ऑफ L1 का स्क्वायर, लिख सकते हैं। समझ आई आपको? इस रिजल्ट को हाँ, सर। ये वाला रिजल्ट को यूज किया है, ठीक है। y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई 2g इंटू एक्स स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है आपको और ये पता है, तो आपको y ऊपर कितना ओवर मेनिस्कस रीजन है वो आपको पता चल जाता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी किया है। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? हाँ सर। यस सर। ओके बेटा, ठीक है, चलो ये पार्ट तो हमने कवर अप किया। स्क्रीन दिख रही है ना आपको? स्क्रीन में थोड़ा ले आगे, शायद स्क्रीन फ्रीज हो गया शायद। आपको स्क्रीन में कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है ना? कट गया। चलो, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज के लिए विस्कोसिटी है। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से कवर हो जाएगा। विस्कोसिटी का मतलब होता है जो फ्लूइड फ्रिक्शन होती है, लिक्विड के लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स अराइज करती है उसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं। सो सिंपल टर्म्स में ये लिख सकते हैं, द विस्कस फोर्स, द फ्लूइड फ्रिक्शन between layers of fluid is viscous force. अब ये विस्कस फोर्स के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे कुछ चीजें प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से बेस करके सोच के देखो। जैसे आप अगर किसी भी फ्लूइड प्रोपोर्शनल टू v। हाँ, पहला चीज ये है प्रोपोर्शनल टू v मतलब रिलेटिव टू लिक्विड। आप जितनी फास्टर मूव करने की कोशिश करेंगे वहां पे विस्कस फोर्स उतना ज्यादा जनरेट होता है। ये तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है आपका। जैसे आप पानी के अंदर चलने की कोशिश करो और पानी के अंदर दौड़ने की कोशिश करो, क्या आप पानी के अंदर दौड़ सकते हैं? नहीं सर। बहुत मुश्किल होता है। क्यों? Yes, sir. लिक्विड तो वही है, आपका सरफेस भी वही है। तो फिर उस केस में डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ? डिफरेंस ये क्रिएट हुआ कि आपकी मोशन रिलेटेड टू लिक्विड आपकी ज्यादा होने की कोशिश कर रही है। तो जितना ज्यादा फास्ट भागने की कोशिश करते हैं उतना ज्यादा वो फ्लूइड क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है वहां पे। तो लिक्विड के लिए जो फिस्कस फोर्स होती है वो प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी आती है, ठीक है। तो उस केस में जैसे हम क्या करते हैं लिक्विड के लिए ना, जैसे एक प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं। लिक्विड के लिए एक वेलोसिटी प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं, वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ अ लिक्विड। वेलोसिटी प्रोफाइल का मतलब होता है जैसे सक्सेसिव लेयर्स होती है, तो वो सक्सेसिव लेयर्स में वेलोसिटी का वेरिएशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन ड्रॉ करते हैं। उसको वेलोसिटी प्रोफाइल बोलते हैं। वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ लिक्विड उसको बोलते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, वी शो द वेरिएशन of velocity of layers of liquid as a function of position. अब इसमें क्या है, जैसे
दो वेलोसिटी प्रोफाइल आपको याद रखना है। उसमें से एक आपके यूसेज में लगेगा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में, और एक नहीं लगेगा। एक जो है उसमें क्या करते हैं, शैलो डेप्थ में प्रोफाइल ड्रॉ करना। पहला प्रोफाइल है ना, शैलो डेप्थ, शैलो मतलब कम होना चाहिए, ठीक है, शैलो डेप्थ ऑफ लिक्विड, फ्लोइंग लिक्विड ऑब्वियसली। तो जैसे ऐसा सिचुएशन दिखेगा आपको, ये मान लो बेड है, दिस इज द बेड ऑफ द रिवर, रिवर ही मान लेते हैं, या कोई भी कोई भी एक सरफेस है, एक रिवर ही मान लो, बहुत ही शैलो डेप्थ का है यहाँ पे, और ये उसका सरफेस है, ठीक है। तो एक चीज अगर आप नोटिस करोगे तो सरफेस पे अगर हम वेलोसिटी मान लेते हैं, वी नॉट दिखाते हैं, लेट अस से हमने सरफेस पे जो वेलोसिटी दिखा रखा है वो वी नॉट है, सरफेस पे फ्लो वेलोसिटी इज वी नॉट। आप कभी भी अगर फ्लोइंग लिक्विड में कोई भी चीज को डालोगे, ट्रांसपेरेंट अगर पानी रहा है वहां पे, तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, इनिशियली वो आगे बढ़ता है और नीचे जाने के बाद वो सेटल कर जाता है, नीचे में फ्लो नहीं करता है जब बेड पे रीच करता है। आपने नोटिस किया है? हाँ सर। बेड में पहुंचने के बाद वो तो स्टेशनरी रहता है। जैसे आप ट्रांसपेरेंट सा वाटर कहीं अगर देखा होगा आपने, मतलब जहां पे फ्लो करता हुआ वाटर है, तो नीचे में जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो तो मूव नहीं करते, कंकड़ पत्थर स्टेशनरी रहते हैं, नहीं रहते? रहते हैं हाँ सर। सर। और कंकड़ पत्थर स्टेशनरी है क्यों? क्योंकि वहां पे जो रिवर का फ्लो वेलोसिटी है नीचे में, नीचे बेड पे, वो एकदम ऑलमोस्ट स्टेशनरी है, फ्लो नहीं करता। अगर फ्लो करता तो फिर वो क्या करता है, वो पत्थर को अपने साथ साथ लेके जाता, छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं उसको आराम से लेके चले जाता। तो इससे ये पता चलता है कि सरफेस पे फ्लो वेलोसिटी तो ज्यादा है, बट जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं ना, बेड की तरफ जाते हैं, तो वेलोसिटी जो है वो घटती चली जाती है। और शैलो डेप्थ में ये वेरिएशन देखा गया कि ऑलमोस्ट लीनियर होता है, दिस इज ऑलमोस्ट अ लीनियर वेरिएशन। मतलब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन अगर मार्क करें, तो इस क्रॉस सेक्शन में टॉप से बॉटम तक अगर हम जाएंगे, तो वेलोसिटी जो है वो लीनियरली डिक्रीज करती चली जाएगी, लीनियरली। ये लीनियर प्रोफाइल होती है यहाँ पे। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते जाओगे, तो वैसे वैसे वेलोसिटी की वैल्यू भी आपकी डिक्रीज करती चली जाएगी। ये उसका वेलोसिटी प्रोफाइल है। आपको समझ आ रहा है वेलोसिटी प्रोफाइल का मतलब? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो ये वेलोसिटी प्रोफाइल है, दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी प्रोफाइल, ठीक है। ये लीनियर प्रोफाइल बोलते हैं, जिसमें लीनियर प्रोफाइल है। लीनियर वर्ड समझ आ रहा है क्यों बोल रहे हैं? लीनियर समझ आ रही है ना क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वेलोसिटी का टिप देखो, उनसे कनेक्ट करता हुआ नीचे से ऊपर तक जो लाइन खींचा है वो देखो, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, दिख रही है? मतलब वेलोसिटी हाँ इज सर। लीनियरली विथ डेप्थ भी बोल सकते हो, या बॉटम से हाइट के साथ भी बोल सकते हो ना, है ना? हाँ सर। हाँ सर। आप ये वेलोसिटी का रिलेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि मैंने ये टोटल डेप्थ ऑफ लिक्विड, सपोजली टोटल इस लिक्विड का डेप्थ टोटल जो है, ये मान लेते हैं आपको h दे रखा है, लेट्स से दिस इज h, और मैंने क्या किया आपसे, सपोजली डेप्थ h पे पूछ लिया, स्मॉल h पे पूछा है, ऊपर से स्मॉल h पे डेप्थ पे बताओ कितना होगा वेलोसिटी। मतलब यहाँ पे ये वेलोसिटी एट अ हाइट एट अ डेप्थ h पूछ रहे हैं, ठीक है, ये बताओ कितनी है। तो आप बता सकते हैं कितनी आएगी, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स यूज करके बता सकते हैं या नहीं? हाँ सर। हाँ सर। ये देखो, ये हाइट कितनी हो जाएगी बताओ तो, कैपिटल h माइनस स्मॉल h होगी हाँ नहीं होगी? राइट। अब देखो एक छोटा सा ट्रायंगल और बड़ा सा ट्रायंगल में देखो सिमिलैरिटी लगा सकते हैं आप, VH बाई कैपिटल H माइनस स्मॉल h विल बी इक्वल टू V नॉट बाई कैपिटल H, लिख सकते हैं या नहीं? यस लिख सर। सकते हैं? यस सर। तो देखोगे अगर, तो वेलोसिटी एट अ हाइट एट अ डेप्थ h बिलो, दिस इज कमिंग आउट टू बी V नॉट बाई कैपिटल H and into capital H minus of small h, which is basically V naught minus of V naught by capital H into small h। देखो तो लीनियर वेरिएशन आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है, हाँ हाँ आ सर। रही है सर। ठीक है। इसी को हम बेसिकली लीनियर प्रोफाइल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा एक है, ये तो अभी न्यूमेरिकल में आगे जरूरत भी पड़ेगा आपको, इसको बाद में यूसेज करेंगे फिर से। दूसरा एक है प्रोफाइल इन अ ट्यूब ऑफ फ्लो, प्रोफाइल इन अ ट्यूब ऑफ फ्लो, मतलब एक ट्यूब है, उसमें अगर लिक्विड फ्लो कर रही है तो उसमें कैसा दिखेगा। तो मान लेते हैं ऐसा एक ट्यूब है हमारे पास, ये एक ट्यूब है, और इस ट्यूब में मान लेते हैं हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, इधर से लिक्विड फ्लो करा रहे हैं। तो कोई भी एक क्रॉस सेक्शन को अगर मार्क करें हम, लेट से एनी क्रॉस सेक्शन हमने मार्क कर रखा है,
ये क्रॉस सेक्शन को हमने मार्क किया, और इस क्रॉस सेक्शन के लिए अगर आप वेलोसिटी को दिखाओगे तो जैसे जैसे आप जैसे इसको सोचो, जैसे ऊपर वाले से कोरिलेट करने की कोशिश करो। इसमें वेलोसिटी ज्यादा कहाँ थी? सरफेस पे थी। और वेलोसिटी जीरो कहाँ पे थी? बेड पे थी। बेड मतलब जो कि जहां पे लिक्विड जो है सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है। बेड का मतलब यही हुआ ना? हाँ Yes, सर। sir. ठीक है, इसमें सोचो तो इसमें बेड कहाँ है? ऊपर और नीचे। ऊपर और नीचे नहीं, पूरा साइड वॉल ही तो बेड है। पूरा साइड हाँ वाला सर। कर्व सरफेस। पूरा का पूरा कर्व सरफेस जो साइड वॉल है वही तो पूरा का पूरा बेड है। तो उसमें आपको वेलोसिटी जीरो माननी है। तो वेलोसिटी अगर उसमें जीरो है तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? सेंटर पे। समझ आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ तो इसमें हाँ जो सर। इसमें जो फ्लो वेलोसिटी होती है ना वो सबसे ज्यादा सेंटर पे होती है, और जो साइड वॉल्स में है वो वेलोसिटी आपकी डिक्रीज करती चली जाती है साइड वॉल्स की तरफ। और ये जो वेलोसिटी फ्लो होती है ना, ये पैराबोलिक प्रोफाइल होती है। ठीक है, दिस प्रोफाइल इज अ पैराबोला। इसमें एग्जैक्टली वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा कि इसमें प्रोफाइल जो है वो लीनियर नहीं आती है, वो पैराबोलिक आती है। ठीक है, ये याद रख पाएंगे आप? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, तो इसमें प्रोफाइल जो होगी आपकी पैराबोलिक आएगी, ध्यान रखिएगा। मतलब इसमें वेलोसिटी के टिप्स को अगर आप कनेक्ट करोगे किसी भी क्रॉस सेक्शन से, तो वो टिप्स बेसिकली आपके एक पैराबोला के पार्ट होंगे। ठीक है, सो दिस इज अ पैराबोलिक प्रोफाइल, यहाँ लिख दे रहे हैं पैराबोलिक प्रोफाइल with flow velocity maximum at along the axis, लिख देते हैं along the axis and zero on the walls। ठीक है, चलो ये तो समझ आ गई सभी को? हाँ हाँ समझ आ सर। गई? अब आते हैं विस्कस फोर्स पे। विस्कस फोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ वो शैलो डेप्थ वाला पढ़ना है, वो याद रखना है आपको। विस्कस फोर्स between successive layers in a shallow depth of flowing liquid। एक बार ये डायग्राम को ही फिर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सर हेडिंग एक बार फिर से दिखा सकते हैं? हेडिंग दिखा सकते हैं, आप हेडिंग ही देखिए और सुनिए कम। हाँ सर, वो थोड़ा सा कट गया था एक बार। ठीक है, चलो देखो देखो यहाँ पे वेलोसिटी जो है ये मान लेते हैं हमारा VH है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी निकालना सीख लिया कैसे निकालते हैं। और यहाँ पे एक और लेयर चूज कर रहे हैं जो कि DH थिकनेस पे है। ठीक है, इस पे काम करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। एक मिनट रुकिए, इसको चेंज कर देते हैं। okay। इसको नीचे से काम करते हैं, इसको यहाँ से ऊपर से नीचे से ऊपर y डिस्टेंस चूज कर रहे हैं, और ये dy थिकनेस का एक पतला सा लेयर चूज किया है। ठीक है, दिस इज थिकनेस ऑफ dy। तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर vy होगी तो यहाँ पे वेलोसिटी vy प्लस dvy होगी नहीं होगी? हाँ हाँ सर। होगी। अब ये देखो आपके पास सिचुएशन कैसा दिखेगा, देखो व्हाट यू सी इज बेसिकली वन लेयर ऊपर वाला एंड वन लेयर नीचे वाला। ठीक है, and what you're seeing is that this layer is flowing with a velocity vy, and this layer is flowing with a velocity vy plus dvy, and there is a thickness of liquid which is dy over here। होगा ही नहीं?
राइट, दिस इज व्हाट यू सी, हाँ सर। ठीक है। अब ये सोच के देखो, इन दोनों के बीच में, दोनों लेयर्स के बीच में एक रिलेटिव मोशन है या नहीं, यस ये सर। नहीं है। Yes, Yes, sir. sir. और जब भी दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन आएगा तो वहां पे फ्रिक्शन आएगा या नहीं, आएगा. हाँ आएगा। सर। तो इसके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगी, जैसे नीचे के रेस्पेक्ट में ऊपर वाला फास्टर मूव कर रहा है, तो ऊपर वाले लेयर पे फ्रिक्शन जो लगेगी वो बैकवर्ड्स लगेगी। वही फ्रिक्शन जो नीचे वाले लेयर पे है वो क्या होगा, आगे की तरफ लगेगा। फॉरवर्ड। समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूं मैं, हाँ सर. ठीक है। तो इस पे जो फ्रिक्शन दिखा रहे हैं, ये देखो इस वाले लेयर पे दिस इज फ्रिक्शन ऑन द अपर सरफेस, ठीक है। मैं जानबूझ के ऐसे थोड़ा सा परपेंडिकुलर जैसा सिंबल बना दिया ताकि आपको समझ में आए कि ऊपर वाले सरफेस पे दिखा रहे हैं। दिस इज विस्कस फोर्स ऑन द अपर सरफेस, एंड यही विस्कस फोर्स जब लोअर सरफेस पे आप दिखाओगे तो आप ऐसे दिखा सकते हो, एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह। आर यू गेटिंग इट, हाँ समझ सर. आ रही है हाँ सभी को, सर। ठीक है। अब ये विस्कस फोर्स की वेरिएशन कैसी है, अब उसके बारे में बात करना है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है, मैं जो भी बोल रहा हूँ आगे ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है। द मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कस फोर्स, magnitude of viscous force between two successive layers of liquid is, अब इसको FV कह रहे हैं हम विस्कस फोर्स के लिए। ये विस्कस फोर्स प्रोपोर्शनल टू A आती है, A यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इन कॉन्टैक्ट है, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड लेयर्स इन कॉन्टैक्ट, लेयर्स इन कॉन्टैक्ट मतलब जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा विस्कस फोर्स जनरेट होगा। ये सॉलिड फ्रिक्शन से डिफरेंट है ना, हाँ सर, सॉलिड तो इंडिपेंडेंट था। सॉलिड फ्रिक्शन को एरिया से कोई लेना ही देना नहीं था, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड फ्रिक्शन को, यहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन को लेना देना है, ठीक है। जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा। दूसरा, विस्कस फोर्स इज आल्सो फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। आपको याद है ग्रेडियंट वर्ड मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है, कोई भी चीज की वेरिएशन जब विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन होती है तो उसका रेट ऑफ चेंज जब पोजीशन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। जैसे प्रेशर ग्रेडियंट बताया था, याद है आपको, हाँ पोटेंशियल सर। ग्रेडियंट बताया था, हाँ याद है ना। तो ये जो आती है ये पोटेंशियल, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल आती है। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब dvz एंड डिवाइडेड बाय डी, सॉरी ये z नहीं, क्या लिखा मैंने, y है ना, dvy डिवाइडेड बाय dy। देखो तो सही है क्या, वेलोसिटी का वेरिएशन यहाँ पे कैसा दिखा है मैंने, हाइट के साथ दिखा ही नहीं दिखाया, हाँ सर। ठीक है। तो फिर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू हाइट या डेप्थ लिखोगे तो क्या लिखोगे, dvy बाय dy लिखोगे, नहीं लिखोगे, हाँ. ठीक है। इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट कह रहे हैं, दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। एक चीज इसमें नोटिस करने की कोशिश करो, जैसे vy और vy प्लस dvy, ठीक है, ये जो दो लेयर्स हैं इन दोनों लेयर्स के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, dvy तो है ना। हाँ सर। तो यहाँ पे ये चीज प्रूव हो रही है ना कि विस्कस फोर्स प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी यस सर। है ना, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों लेयर्स के बीच में वो कितना है, dvy है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द टू लेयर्स था। तो इसी से बेसिकली दोनों को कंबाइन करके उन्होंने क्या किया, वेलोसिटी ग्रेडियंट नाम का टर्म बताया। तो दो चीज को एक साथ इन्वॉल्व करने से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, एक सिंगल चीज यूज कर लिया। समझ आ रही है आपको, हाँ सर. ठीक है। उनको बोलना पड़ता है रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उनको बोलना पड़ता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द टू लेयर। तो उस केस में दोनों चीज को एक साथ उन्होंने कंबाइन करके बोल दिया तो बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट है। समझ आई सभी को। हाँ सर। हाँ. जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हाँ सर। हटाया, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया। तो यहां से विस्कस फोर्स की वैल्यू आपको मिल गई है, एक कांस्टेंट लिखेंगे यहाँ पे, ये ईटा आएगा, इसको ईटा पढ़ते हैं, दिस इज ईटा इनटू a इनटू dvy एंड डिवाइडेड बाय dy लिख लेंगे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर विस्कस फोर्स। Sir, coefficient of viscosity. हाँ यही तो है ना, दिस ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये एक लिक्विड का प्रॉपर्टी है, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड। Property of a liquid at a given temperature, obviously.
टेम्परेचर चेंज करोगे तो ऑब्वियसली विस्कोसिटी चेंज करेगी, ठीक है। अब एक चीज सोच के देखो जैसे एक चीज को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। देखो हम एक बार उसको फिर से एक बार ड्रॉ कर रहे हैं, वो जो वेलोसिटी प्रोफाइल हमने ड्रॉ किया था, इसको थोड़ा सा बड़ा करके इस बार जस्ट ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे हमने वेलोसिटी चूज किया था v0, ये वाली टोटल हाइट हमने चूज की थी h, हमने y हाइट पे मैंने बेस से y हाइट पे हमने जो वेलोसिटी चूज किया था दैट वाज vy, और फिर हमने यहाँ पे एक पतला सा लेयर चूज किया और वहां पे थिकनेस dy माना, और यहाँ पे वेलोसिटी vy प्लस dvy चूज किया, ठीक है। ओके, एक चीज नोटिस करो आप, यहाँ पे ये लाइन खींचे अब ये चेक करो, ये ब्लू वाली लाइन का लेंथ कितना है? ब्लू वाली लाइन का लेंथ कितना है? dvy, हाँ सर। और इसकी थिकनेस है dy, है ना, dy, राइट। तो ये एंगल अगर थीटा मान रही है, एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा इधर से भी तो सेम ही है ही नहीं? यस सर। इसका मतलब ये जो dvy डिवाइडेड बाय dy है, क्या इसको हम डायरेक्टली v0 बाय h लिख सकते थे? हाँ सर। समझ आ रही है आप सभी को? समझ आ रही है आप सभी को? यस सर। तो इसका मतलब ये वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है लीनियर प्रोफाइल में कांस्टेंट आएगा या नहीं? आएगा सर। है ना? हाँ, So sir. velocity gradient is a uniform quantity. This is a constant in linear profile. पैराबोलिक में ये चीज नहीं होता, लीनियर प्रोफाइल में ये कांस्टेंट आ रही है, मतलब हर जगह सेम है। तो अगर ये सोच के देखो, जैसे आप ये सक्सेसिव लेयर्स कहीं भी चूज करते हैं तो हर जगह पे फ्रिक्शन फोर्स सेम होता है या नहीं? ये जो विस्कस फोर्स है होता है सर। ना, क्योंकि ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है, ए एरिया ऑफ लिक्विड लेयर्स इन कांटेक्ट है, और ऑब्वियसली नीचे से ऊपर तक जाओगे तो सारा लिक्विड लेयर्स तो एक ही एरिया का है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट भी हर जगह सेम है। इसका मतलब ऊपर में अगर दो पतले से लेयर्स चूज किए जाएं और उसमें विस्कस फोर्स चूज कैलकुलेट करें, और नीचे में अगर दो लेयर्स चूज करें और उसमें विस्कस फोर्स कैलकुलेट करें, तो हर जगह से क्या आएगा? सेम ही तो आएगा ना। हाँ सर। समझ आ रही है? हाँ सर। तो नेक्स्ट टाइम से, सो देयरफॉर अब मैं ये डायरेक्टली लिख लेता हूँ कि विस्कस फोर्स की जो वैल्यू है ना, वो डायरेक्टली आप ऐसा लिख सकते हो, ईटा ए इंटू वी नॉट बाई एच, ऐसा लिख सकते हो ना, है ना? अभी हाँ काम सर। हो गया। अब आपको वो डिफरेंशिएशन वाला एक्सप्रेशन नहीं दिखेगा, अभी आसानी दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये आसान दिख रहा है, हाँ सर। है ना? हाँ सर। That's it, ये काफी आसानी से मिल गया आपको। सो विस्कस फोर्स की वैल्यू कितनी है? ईटा ए इंटू टॉप लेयर का वेलोसिटी डिवाइडेड बाय थिकनेस, वो जो लेयर का है थिकनेस है, बस वही चीज कर लेना आपको। हाँ, ये ध्यान रखना कि नीचे लेयर का हमने जो वेलोसिटी ले रखा है वो रेस्ट पे ले रखा है, ठीक है। इन केस अगर नीचे का लेयर भी मूविंग है तो उसके रिस्पेक्ट में ऊपर लेयर का वेलोसिटी कितना आ रहा है वो निकाल लेना, और उसके बाद फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेना। समझ आ रही है? सर ट्यूब हाँ के लिए सर। क्या ये वी नॉट बाई एच का ये फॉर्मूला चलेगा? नहीं, ट्यूब के लिए कैलकुलेट ही नहीं करना आपको। ठीक है सर। मैंने तो बताया कि ये कांस्टेंट सिर्फ लीनियर प्रोफाइल के लिए आ रहा है, हर किसी में थोड़े ना आएगा, हाँ ठीक है। तो ये आपने विस्कस फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करना सीख लिया है, ठीक है ना? सबको समझ आ गई कैसे कैलकुलेट किया हमने विस्कस फोर्स? यस सर। हाँ सर। ठीक है, ओके। एक और चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो ईटा है उसकी एसआई यूनिट याद रखिएगा आप। ईटा जो है एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, ये इसको हम पॉइजली कहते हैं। दिस इज पॉइजली, पॉइजली बोलते हैं इसको। दिस इज रेड एज पॉइजली। अब ये दिस इज एसआई यूनिट, और इसका सीजीएस यूनिट जो है दिस इज पॉइज, सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइज, विस्कोसिटी, ये आपका पॉइज होता है, दिस इज पॉइज। एंड ये याद रखिएगा कि 1 पॉइजली इज 10 पॉइज। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त बस आपको काम आएगा, अदरवाइज कोई काम नहीं है इसका। मतलब जस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, जैसे अगर पॉइज में दे दिया है और आपको कन्वर्जन फैक्टर ही नहीं पता कि एसआई में कैसे कन्वर्ट करना है, तो दिक्कत आ सकती है। सर क्या अदरवाइज हम कभी, लोग 1 पॉइसल इज इक्वल्स टू 1 डेका पॉइज लिख सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते।
बोलिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके आपको जैसे अगर पूछा जाए कि सॉलिड फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन के बीच में बेसिक कैलकुलेशन करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। पहला चीज ये कि यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी से फर्क पड़ता है, वहां पे रिलेटिव वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, है ना। वंस स्लिपिंग स्टार्ट्स तो हम बोलते थे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी, याद है। हाँ सर। और वो काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन रखते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जितना फास्ट मूव करने की कोशिश करेंगे दो लेयर्स एक दूसरे के रिलेटिव, उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा। दूसरा जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे भी डिपेंडेंट है, जबकि सॉलिड फ्रिक्शन में वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं था। तीसरा, फ्रिक्शन हम जब सॉलिड में बात करते थे तो वो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंडेंट होता था, याद है। यहाँ पे हम नॉर्मल रिएक्शन की कोई बात नहीं करते। क्या हम ये बात कर रहे हैं कि दो सरफेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना है, ऐसा कुछ बात किया हमने। नहीं सर। नहीं सर। नहीं, तो यहाँ पे वो नॉर्मल रिएक्शन की बात नहीं करते। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप तुरंत से देख के ही, फॉर्मुलेस को देख के ही कंप्लीट कंक्लूड कर सकते हैं। वहां पे म्यू एम जी था, यहाँ पे ईटा ए वी नॉट बाई एच है, तो इसी से देख के ही, रिलेशन देख के ही आप बता पा रहे हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं। आई होप आपको समझ आ रही है। हाँ सर। हाँ सर। सर हाँ बोलो बेटा। सर इस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ही हम विस्कोसिटी कह रहे हैं ना। नहीं, विस्कोसिटी बेसिकली एक फिनोमेना है। फिनोमेना इज विस्कोसिटी, मतलब जो विस्कस फोर्स लग रहे हैं उसको हम विस्कोसिटी कह रहे हैं। फिनोमेना हाँ है ये। सर, मतलब ऐसा ही यूनिट ऑफ विस्कोसिटी डायरेक्टली आपने लिखा था ना हाँ हाँ यहाँ पे। हाँ हाँ। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अच्छा ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिखना चाहिए था बेटा। एक मिनट में गड़बड़ कर दिया। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, अभी यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है ठीक है, ठीक है सर। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, ये बेटर है, ठीक है ना। ओके अभी बताओ मुझे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। लॉजिकल है, सर घट जाएगा। घट जाएगा। क्यों। क्यों। बोलो तो सही, क्यों। अभी सरफेस टेंशन में जो रीजन बताया आपको वही तो है। सर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर सर डिस्टेंस। और एक चीज सर, डेंसिटी घट जाएगा, और डेंसिटी और विस्कोसिटी में तो भी एक रिलेशन है ना। क्या रिलेशन है डेंसिटी और इसके बीच में। डेंसिटी अगर बढ़ता है तो विस्कोसिटी भी तो बढ़ता है। अरे कैसे, ये कौन सा रिलेशन है। सर अगर दो फ्लूइड में अगर एक फ्लूइड ज्यादा डेंसर है तो उसका विस्कोसिटी भी ज्यादा होता है। नहीं, ये हमेशा नहीं कह सकते। हाँ, जनरलाइज करके मतलब ये मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स के लिए ऐसा बोल सकते हैं आप, बट ये इन जनरल नहीं कह सकते। इन जनरल नहीं कह सकते, ठीक है सर। ठीक है, हमेशा नहीं बोल सकते आप। हाँ बट ये जरूर आप कह सकते हैं कि जैसे जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग है वो इंक्रीज कर जाएगी। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग इंक्रीज करेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा, तो उस केस में दो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना क्या होगा, आसान हो जाएगा। दैट्स इट। मतलब मॉलिक्यूल्स का लेयर ही तो बेसिकली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके तो चल रहा है ना, तो वो स्लाइडिंग बेसिकली क्या होगा, रिलेटिवली आसान हो जाएगा। बट अगर गैसेस के लिए बात करें तो क्या फर्क पड़ेगा। गैसेस के लिए विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। हम्म गैसेस के लिए ऐसा इक्वेशन नहीं आएगा, उसको आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। जब गैसेस के लिए हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उस केस में जो जो वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है वो इंक्रीज कर जाएगी, हाँ सर। और उससे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज करेगा, करेगा सर। और फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज करेगा तो उस केस में रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा ना, हाँ है ना। सर। समझ आ रही है। हाँ सर। तो उस केस में रीजन अलग है, वहां पे तो बेसिकली कोलिजन्स के थ्रू बेसिकली उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, और यहाँ पे कोलिजन्स के थ्रू रेजिस्टेंस नहीं मिलता, स्लाइडिंग के थ्रू रेजिस्टेंस मिलता है। तो वहां पे कोलिजन्स का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने की वजह से बेसिकली विस्कोसिटी आपकी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो इसको जैसे थियोरेटिकल क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकली कुछ नहीं आएगा इससे, तो ये जस्ट लिख देता हूँ मैं, ध्यान रहेगा आपको। इन लिक्विड्स viscosity decreases with increase in temperature, whereas
in gases, they increase with increase in temperature. In liquids, the friction is generated due to relative motion between layers of liquid, sliding friction. But in gases, it is due to collision of gas molecules with surface which moves in them. With increase in temperature, velocity of gas molecules increase, and this, with increase in temperature, velocity of gas molecules increase, and this increases the frequency of collision, and hence increases viscosity, increases the resistance to the motion of the surface moving inside it, inside the gas. That's it. क्लियर है सभी को? क्लियर है? हाँ Yes. सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। इस पे बेस करके एक छोटा सा एप्लीकेशन कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। Yes, sir. ठीक है। ये मान लेते हैं एक फिक्स्ड वेज है, ये एंगल थीटा का, यहाँ पे एक पुली है मान लेते हैं, जैसे दिस इज अ पुली, और यहाँ पे मान लो आपका एक ब्लॉक है, जैसे क्यूबिकल ब्लॉक मान लेते हैं। Just a sec. डायग्राम तो समझ आ रहा है ना आपको? डायग्राम समझ आ रही है आपको? हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे एक पुली है और पुली के ऊपर एक स्ट्रिंग जाएगा, और ये स्ट्रिंग एक ब्लॉक को बेसिकली खींच रहा होगा नीचे। ऐसा एक सिनेरियो है हमारे पास। इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं।
भी बेटर है। ठीक है, देखो तो डायग्राम समझ आ रही है ना आपको? हाँ सर। ठीक है, चलो ठीक है, अभी तो क्लियर है। ओके इसमें कुछ डेटास मान लेते हैं। लेट अस से दिस इज M1 एंड से दिस इज M2 एंड इस क्यूबिकल ब्लॉक का जो टॉप सरफेस हमें दिख रहा है, ये टॉप सरफेस, दिस हैज एन एरिया, इसका एरिया मान लेते हैं A है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ उन्होंने दैट देयर इज अ थिन layer of liquid beneath the block M1 of thickness x and coefficient of viscosity eta. It is found that M2 falls down with a constant speed V0. Find theta. थीटा कितनी होगी आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसको अगर ऐसे सोचोगे आप, जैसे ऐसे सोचो कि आपको ये इंक्लाइन प्लेन है, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, और इस इंक्लाइन प्लेन पे यहाँ पे वो ब्लॉक रखा हुआ था। अगर लिक्विड नहीं होता तो ये ब्लॉक डायरेक्टली सरफेस के साथ कांटेक्ट में होता ना, होता ही नहीं। हाँ सर। बट यहाँ पे अभी उसने क्या कह रखा है, उसने कह रखा है कि आपको ये मानना है कि यहाँ पे एक लेयर ऑफ लिक्विड है। दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू कंसीडर। यहाँ पे एक लेयर ऑफ लिक्विड है, एक पतला सा। समझ आ रही है आपको? Are you able to visualize it? हाँ सर। ठीक है, ओके। आप ये देखो, उसने ये कह रखा है कि M2 falls down with a velocity V0 and M2 के साथ M1 connected है, so isn't it obvious कि M1 is also going up with a velocity V0? Yes, sir. ठीक है, हाँ सर। तो isn't it obvious कि मैं ये दिखाऊं तो लिक्विड का, जैसे लिक्विड का थिकनेस सोचो, यहाँ पे ये थिकनेस उसने दिखा रखा है, दिस थिकनेस इज x। ठीक है, they've said this thickness is x। तो उस थिकनेस x में एक टॉप लेयर है और एक बॉटम लेयर है। टॉप लेयर का वेलोसिटी तो सॉलिड सरफेस से मैच करेगा V0, हाँ सर। राइट? तो देखो ये वाला वेलोसिटी जो है, इसका वेलोसिटी V0 है, वही वेलोसिटी लिक्विड का सरफेस का भी है जो कांटेक्ट में इसके साथ, और जो इंक्लाइन प्लेन के साथ है वो तो रेस्ट पे हो गया, हुआ नहीं हुआ? हुआ सर। तो अब सोच के देखो, जो टॉप लेयर ऑफ लिक्विड है, उसको, उसका इमीडिएट एडजेसेंट जो नीचे वाला लेयर होता, वो कितना विस्कस फोर्स जनरेट करता? क्या हम वो बता सकते हैं? आपको याद है मैंने आपको बताया था कि हर एक सक्सेसिव लेयर के बीच में विस्कस हाँ फोर्स सर। सेम ही रहेगा, राइट? ये विस्कस फोर्स हाँ की वैल्यू सर। कितनी लिख सकते हैं हम? याद है आपको? ईटा इंटू एरिया। Eta एरिया देखो, A V0 by X. गुड, ईटा ए इंटू V0 बाई एक्स। ये समझ आई सभी को? ठीक है, now this is viscous force exerted by the liquid layer which was just beneath the solid surface उसके साथ, ठीक है ना? और इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑलरेडी एक इसका खुद का भी वेट है which is m1g sin थीटा, और इधर से एक टेंशन भी है। अब ये सोचो कि अगर V0 कांस्टेंट है M2 के लिए, तो M1 के लिए भी तो V0 कांस्टेंट होगा, हाँ सर। राइट? इसका मतलब टेंशन बैलेंस किसको करेगा? mg sin थीटा और fv विस्कस फोर्स को करेगा ना? हाँ सर। अब इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो वही टेंशन इधर से भी है, यही टेंशन T इधर है, और इधर से M2g है, और वेलोसिटी सिंस कांस्टेंट है तो फोर्स बैलेंस होना चाहिए, मतलब M2g टेंशन से मैच करना चाहिए, राइट? Yes, sir. तो अब इक्वेशन क्या लिखना चाहिए, बताओ मुझे। टेंशन की वैल्यू में क्या लिखनी चाहिए? यहाँ पे टेंशन शुड बी M2G. sin थीटा, M2g लिख लेते हैं थोड़ी देर बाद, m1g sin थीटा प्लस द विस्कस फोर्स, एंड दिस शुड आल्सो बी इक्वल टू m2 into g। क्लियर है? हाँ सर। अब वैल्यूज को बस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो यहाँ से आ जाएगा m1g sin थीटा
is equal to m2g minus of viscous force which is eta a v naught by x, and यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू मिल गई. So theta is coming out to be m2 by m1 minus of eta a into v naught by m1g x, and इसका साइन इनवर्स हो जाएगा. हो गया. Got it? Yes, sir. समझ हाँ, आ गई सर. सभी को? सर यहाँ पे जो विस्कस फोर्स दिखाया है ये इमीडिएटली जो ब्लॉक के नीचे वाले लेयर है उस पे जो फोर्स आ रहा है वो ना. हाँ, क्योंकि हम सॉलिड सरफेस तो लिक्विड लेयर के साथ ऑलरेडी कांटेक्ट में ही चल रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं ना, हाँ सर. है ना. वो उसके साथ चिपक के चल रहा है, वो तो उसके साथ ऑलरेडी. तो जैसे तुम अगर अपने हाथ को पानी के टॉप सरफेस पे एकदम कांटेक्ट में रखो और अपने हाथ को स्लाइड करो पानी के सरफेस पे, तो जो पानी का सरफेस तुम्हारे हाथ के साथ कांटेक्ट में, वो आगे की तरफ स्लाइड करता है नहीं करता? करता है सर. एग्जैक्टली वही चीज हमने यूज किया है. ठीक है, मतलब ऐसे अगर इसको सोचो, इसको अगर मैं एग्जैजरेटेड व्यू में अगर दिखाता तो कुछ ऐसा होता. जैसे ये सोचो, ये है थिकनेस, वो ये है बेड. ठीक है, अब इमेजिन करो कि यहाँ पे हमने वो एक पतला सा थिकनेस चूज कर रखा है, यहाँ पे एक dx थिकनेस चूज किया है, ये टोटल थिकनेस आपका x है. तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर v नॉट था, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता? v नॉट माइनस ऑफ कुछ एक dv होता ही नहीं होता? हाँ सर. तो ये जो ऊपर वाला लेयर है उसको इमीडिएट नीचे वाला लेयर एक विस्कस फोर्स लगाता है नहीं लगाता? इस पे एक विस्कस फोर्स पीछे लगता ना. हाँ सर. हमने ये वाला विस्कस फोर्स कैलकुलेट किया. ठीक है. ठीक है. हाँ सर. और मैं ये तो मैंने ऑलरेडी समझाया था कि जैसे दो सक्सेसिव लेयर्स तुम कहीं पे भी लो, उन सभी के लिए एक ही आएगा, है ना. ये तो ऑलरेडी बताया था थोड़ी हाँ देर सर. पहले, है ना. वही चीज को हमने यूज किया है. चलो, ये तो आपको क्लियर हो गया. विस्कस फोर्स से एक और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है स्टोक्स लॉ का. वो भी उसका एक थ्योरेटिकल रिजल्ट है, मतलब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, स्टोक्स लॉ. उसको भी आपको याद रखनी है. स्टोक्स लॉ ये कहता है कि जब भी आप एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को एक विस्कस लिक्विड में फ्लो कराते हो, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को एक विस्कस लिक्विड में फ्लो कराते हो, तो फिर उस केस में जो उसके ऊपर विस्कस फोर्स लगती है, दैट इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the radius of the spherical object and the velocity of the object relative to the liquid. मतलब directly proportional to radius and directly proportional to velocity, ये दोनों की directly proportional आती है. और उसके बाद फिर constant of proportionality देखा गया है कि वो basically 6 pi eta आता है. eta मतलब वो coefficient of viscosity है और 6 pi constant factor है. तो बस इसको एक standard result की तरह याद रखनी है. ये मैं लिख देता हूँ, आप याद रखेंगे. Whenever a spherical object of radius r moves with a velocity v relative to a liquid of coefficient of viscosity eta, then it experiences a viscous force Fv is equal to 6 pi eta Rv. इसको एक रिजल्ट की तरह याद रखिएगा. ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, मतलब प्रैक्टिकली करके देखा गया कि ये आता है. ठीक है, अब इसका कोई लॉजिक नहीं है क्यों इतना ही क्यों आता है, 6 पाई में 3 पाई क्यों नहीं आता है, 2 पाई क्यों नहीं आता है, ये सब कोई रिजल्ट, ये इसमें बहस मत करिएगा. ये जस्ट रिजल्ट है, इसको याद रखना है. मतलब सिंपल सा लॉजिक यही यूज करना है. जैसे अगर कभी भी आपको कोई भी एक लिक्विड दिख रही है, इमेजिन करो कि एक एक लिक्विड दिखा रखा है मैंने यहाँ पे, दिस इज अ लिक्विड, और इस लिक्विड में एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दिखा रखा है मैंने, दिस इज स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, और ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को अगर लिक्विड के रिस्पेक्ट में मैंने वेलोसिटी v दिखा रखा है, तो इस केस में इसके वॉल से यहाँ पे एक विस्कस फोर्स जनरेट होगी. ऑब्वियसली आप इन सबको एक कंबाइन करके एक सिंगल फोर्स से दिखा सकते हैं. ये तो इसके वॉल पे जनरेट होगी ऐसे. सो दिस इज द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, एंड इसकी वैल्यू को आपको 6 पाई eta Rv दिखानी है.
समझ आइए आपको? हाँ सर। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एक लिक्विड के अंदर मूव कर रही है वेलोसिटी v के साथ, तो उस केस में उसके पास एक वेलोसिटी विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस करती है 6 पाई ईटा rv। ठीक है, अब इस पे बेस करके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टर्मिनल वेलोसिटी का। सर एक तो डाउट है हाँ बोलो बेटा। सर, अगर ऐसा होता कि वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऊपर से फेंक रहे हैं और जो लिक्विड में फेंक रहे हैं वो भी हॉरिजॉन्टली कुछ वेलोसिटी है, तो फिर सर वो तो रिलेटिव निकाल के उस v को पुट करना पड़ता था हाँ ना? हाँ हाँ हाँ, वही पुट करना पड़ता, मतलब लिक्विड के रेस्पेक्ट में हमेशा आपको ये वेलोसिटी लेना पड़ेगा कि ठीक है लिक्विड सर। के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट के पास क्या वेलोसिटी है। ठीक है, हाँ सर। आपको कभी मिलेगा नहीं, आपको जो भी मिलेगा वो लिक्विड स्टेशनरी मिलेगा, ये 100% श्योर हो जाओ। ठीक है, बट ठीक इनवर्स है केस सर। अगर आ गया तो ये ध्यान रखना, ये रिलेटिव टू लिक्विड लेना पड़ता है। एनीवेज, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटीज का ही है। एक चीज सोच के देखो, जैसे जैसे हम लोगों ने कभी भी जैसे कोई भी, जैसे हम लोग अगर कभी बहुत ऊंचे फ्लोर से अगर कोई चीज अगर भूल जाते हैं और नीचे चले जाते हैं और वो छूट गया, छोटा सा चीज है जैसे चाबी, इमेजिन करो चाबी छूट गया और चाबी आप भूल गए हो, तो ऊपर के फ्लोर से जाके लेके आते हो या ऊपर से किसी को बोलते हो ड्रॉप कर देने के लिए? क्या करते हो? ड्रॉप कर देने के लिए। ड्रॉप करने के लिए बोलते हैं। और उसके बाद फिर क्या करते हो? उसको कैच करते हो या नीचे गिरने देते हो? कैच करने का कोशिश करता हूँ। नहीं, कैच करने की कोशिश तभी करेंगे जब वो बहुत ज्यादा हल्का होगा। अगर एक गुच्छा ऑफ चाबी होगा ना, जैसे एक बंच ऑफ कीज होगा, तो कभी भी आप उसको कैच करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है बहुत चोट लगेगा। अगर नहीं किया आपने तो ट्राई करके देख लीजिएगा, 4-5 फ्लोर के ऊपर से करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि वो इतना हाथ में चोट लगाएगा कि आपको लगेगा कि अरे बेकार ही पकड़ लिया। क्योंकि वो हाइट अच्छा खासा हो जाता है तो उसमें मोमेंटम बहुत ज्यादा मिल जाता है उसको, जब आपका हाइट इतने हाइट से गिरता है तो। और मोमेंटम अगर ज्यादा मिल जाएगा तो उस केस में आपके इम्पल्स। हाथ में इम्पल्सिव फोर्स जनरेट होगा, और वो इम्पल्सिव फोर्स की वजह से आपको हाथ में चोट लगेगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, उसको गिरने के लिए छोड़ देते हैं, एंड देन फिर उसके बाद फिर उसको पिकअप करते हैं। अब ये क्यों आपको बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक लॉजिक है। क्योंकि जब इमेजिन करो कि जब हम बारिश की बात करते हैं, जो रेन वाटर होता है, सोचो रेन जो होता है वो कितने हाइट ऊपर से होता है? ऐसा तो नहीं 2-3 बिल्डिंग ऊपर, वो तो काफी ऊंचे से होता है ना, क्लाउड से होता है, राइट? हाँ सर। छोटे हाँ छोटे ड्रॉप्स ही है, छोटे छोटे ड्रॉप्स ही है, बट ये सोचो कि वो काफी ऊपर हाइट से ही आ रहे हैं। जैसे एक आप इमेजिन करो कि अगर एक बुलेट को सोचा जाए, जैसे इमेजिन करो कि किसी ने एक बुलेट को वर्टिकली अपवर्ड फायर किया और उसके बाद फिर ठीक उसको ही देख रहा है ऐसे करके ऊपर करके, तो वो बुलेट जब वापस आएगा तो वो मरेगा ही नहीं, मरेगा नहीं। क्यों? मरेगा सर ही नहीं, मरेगा। मरेगा ना, मरेगा सर। क्योंकि उसके पास तो वापस से वेलोसिटी तो आ ही जाएगा वो। मतलब थोड़ा हाँ सर। ऑब्वियसली थोड़ा लॉस होगा विस्कोसिटी की वजह से, बट इन जनरल उसके पास तो इतनी वेलोसिटी तो होगा ही जो पियर्स कर देगा उसके हेड को, जहां पे भी हिट करेगा, होगा ही नहीं होगा, हाँ राइट? तो अब ये सोच के देखो, तो ऐसा नहीं है कि चीजें हल्की होने से आपको चोट नहीं लगेगी। चीजें हल्की है, बट अगर बहुत ज्यादा स्पीड से गिरेगा तो फिर तो चोट लगेगा ना, है ना, हाँ सर। राइट? तो सोचो कि अगर पानी की बूंदों की बात करें, पानी की बूंदों की बात करें, और वो पानी की बूंदों को अगर कंसिडर करें कितने ऊपर हाइट से आ रहा है, तो उस ऊपर हाइट से अगर वो नीचे गिरेगा और डायरेक्टली सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में ही अगर आता, तो फिर क्या हम कभी भी बारिश को एंजॉय करते? कोई भी बारिश को एंजॉय करता है क्या? जैसे किसी को, बहुत लोगों को बारिश में भीगना पसंद होता है, तो क्या वो जाके बारिश में भीगता कभी? नहीं सर। नहीं सर। नहीं क्योंकि बारिश में इतना ज्यादा वेलोसिटी आ गया होता कि उस इंसान के अंदर ना छेद हो जाते। मतलब इतनी वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट आ रहा होता, मतलब वो पानी की बूंदे इतनी वेलोसिटी से आ रहे होते कि वो छेद कर देते आपके बॉडी के अंदर, मतलब इतनी ज्यादा वेलोसिटी होती। तो अब ये सोच के देखो कि अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, तो इसकी मतलब ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है तो इसको मतलब हमें ऐसा क्यों नहीं दिखता? हमें तो ऐसा दिखता है कि जितनी वेलोसिटी दिखती है कि हम उसको मैंने एंजॉय कर सकते हैं। बाहर पे जाते हैं तो आराम से भीगना, किसी को पसंद है तो भीग सकता है, फिर वापस आ जाएगा, तो ये तो आराम से होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जो प्रैक्टिकली फेनोमेना होता है कि जब रेन ड्रॉप्स अर्थ के एटमॉस्फेयर से गुजर रहा होता है, तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी तो गैसेस से भरा पड़ा है। तो वो गैसेस भी बेसिकली एक तरह का फ्लूइड ही है। तो वो फ्लूइड के थ्रू जब वो गैसेस मतलब जो रेन ड्रॉप्स ड्रॉप हो रहे होते हैं, तो फिर उस केस में जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, तब फिर उस केस में कोई विस्कस फोर्स नहीं लगता। बट जैसे जैसे वो ग्रेविटी के इफेक्ट में वो नीचे की तरफ आता जाता है, एक्सेलरेट करता है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। और वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो उस केस में उसके ऊपर जो विस्कस फोर्स होगी, वो विस्कस फोर्स भी इंक्रीज करेगी।
तो विस्कस फोर्स ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता जाएगा जैसे जैसे वेलोसिटी भी इंक्रीज करती चली जाएगी। तो इफेक्टिवली अगर एक्सेलरेशन देखोगे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो घटता जाएगा क्योंकि विस्कस फोर्स बढ़ता जा रहा है ना, होगा ही नहीं, राइट? हाँ सर। बट एज लॉन्ग एज ग्रेविटी विस्कस फोर्स से बड़ा है तब तक तो वो एक्सेलरेट ही करेगा, राइट? करेगा स्पीड सर। बढ़ेगा, तो स्पीड बढ़ता गया, एक पॉइंट ऑफ टाइम आया जब mg और विस्कस फोर्स सेम हो गया। और अगर ये दोनों सेम हो गए तो क्या उसके बाद क्या वेलोसिटी चेंज करेगा? नहीं सर। नहीं सर। क्योंकि फोर्सेस तो बैलेंस हो गए, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो गई है। और अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गई इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है वो अब क्या करेगा, मतलब जो रेन ड्रॉप की हम बात कर रहे हैं वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से अब नीचे गिरना स्टार्ट कर जाएगा। इसका मतलब एक थोड़ा हाइट गिरने के बाद ही उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। सो इट्स नॉट इन अ केस ऑफ फ्री फॉल। मतलब आप अगर उसको ऊपर देखोगे ना, जैसे कोई भी एक ड्रॉप को सपोजली ऊपर से नीचे आ रही है, तो आपके विजन में अगर वो है, आप उस ड्रॉप का ना फोटोज खींचो, मल्टीपल स्नैपशॉट्स खींचो, कच कच करके बहुत सारा फोटो खींचो। तो जैसे इस हाइट पे एक सर्टेन पोजीशन पे था और रेगुलर इंटरवल्स में फोटो खींचो, तो तुम देखोगे ना इक्वल इंटरवल्स में वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा। और रीजन क्या है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी, कांस्टेंट हो गई थी। आपको समझ आ रही है? हाँ सर। ठीक है। तो ये वाला फेनोमेना जो है ये इस पे बेस करके आपके क्वेश्चंस होते हैं। ये तो मैंने आपको रेन ड्रॉप से कोरिलेट करने के लिए बोला। जनरली रेन ड्रॉप के क्वेश्चंस आपको नहीं दिखेंगे। वो क्या बोलेंगे कि आपको एक लिक्विड के अंदर एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया और उसके बाद फिर बोलेंगे कि बताओ इसका वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी कितना आएगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी निकालने के लिए बस आपको क्या करना है, फोर्सेस बैलेंस करना है। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब कि वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर ले रहा है उसी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कह रहे हैं। कई बार इसको स्टेडी स्टेट वेलोसिटी भी कहते हैं। स्टेडी स्टेट वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, ये सारी चीजें आपकी सेम ही है। क्या सबको समझ आई ये बातें? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ठीक है, तो इसको मैं एप्लीकेशन, हाँ बेटा बोलो। सर वो mg जब विस्कोसिटी के साथ इक्वल होता है उसके बाद जरा बताइए कि वो 5 सेकंड मेरा पूरा कट गया था आपका आवाज। मैंने तो बस यही बोला कि mg अगर विस्कस फोर्स के साथ अगर बैलेंस हो गया है तो नेट फोर्स जीरो हो गया, और नेट फोर्स अगर जीरो हो गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो मैंने बोला कि वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरेगा उसके बाद। ओके थैंक यू। ठीक है। ओके, एप्लीकेशन में वही लिख दे रहा हूं मैं, फाइंडिंग आउट टर्मिनल और steady state velocity of an object in a viscous liquid. डेटा उसको चूज कर लेते हैं यहाँ पे। लेट अस से यहाँ पे एयर है और यहाँ पे एक लिक्विड ले रखी है। लिक्विड के लिए हम मान लेते हैं डेंसिटी रो दे रखा है एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा दे रखा है। लिक्विड की डेंसिटी के लिए हम रो एल लिख लेते हैं, ठीक है, जस्ट टू बी मोर सिंबॉलिक। लिक्विड का डेंसिटी है और इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे इमेजिन करते हैं यहाँ पे एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है एंड ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की रेडियस हमने जो दे रखी है ये आर दे रखी है, ठीक है। और इसको इनिशियली हमने जीरो वेलोसिटी से रिलीज किया है एंड इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो रो एस मान रखी है, ठीक है। रो एस उसकी डेंसिटी ले रखी है, इसको छोड़ दिया हमने एंड गिवन है रो एस की वैल्यू जो है रो एस इज ग्रेटर देन रो एल, ये गिवन है, मान के चलिए आप। क्यों दे रहे हैं ये कंडीशन, क्यों दे रहे हैं ये कंडीशन? ताकि नीचे जा सके। ताकि वो नीचे जा सके, सिंक करेगा तभी तो। अगर पहले से ही अगर उसकी डेंसिटी को आप कम दोगे तो फिर तो वो सिंक ही नहीं करेगा, ऊपर ही रह जाएगा। तो सिंक करने के लिए हमने ये कंडीशन दे रखा है, ठीक है। अब इतना तो पता चल रहा है कि ये एक्सेलरेट करके नीचे जाएगा, ठीक है। इनिशियल एक्सेलरेशन कितना है ये तो आपको पता चल रहा है। इनिशियल एक्सेलरेशन मतलब अभी की एक्सेलरेशन, इनिशियली ए नॉट लिख लेते हैं, ए नॉट इंडिकेटिंग इनिशियल एक्सेलरेशन। तो इनिशियल एक्सेलरेशन जो आएगी इसको ए नॉट लिख लेते हैं, दैट विल बी mg minus upthrust divided by mass. And ये simple सा expression है, this is density of solid into volume into g. So density of solid minus density of liquid into g and divided by density of solid. Volume तो common ही है तो वो कट जाएगा, ठीक है। So this is coming out to be 1 minus of rho l by rho s into g आ रही है। तो इतनी acceleration से basically वो नीचे गिरेगा। बट ये थ्रू आउट तो ये acceleration नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जैसे ही थोड़ा नीचे जाएगा तो velocity बढ़ चुका होगा, है ना। हाँ सर, विस्कस फोर्स आ जाएगा। तो विस्कस फोर्स आ जाएगा, और अगर विस्कस फोर्स आ गया तो इसका मतलब अब फोर्सेस सेम नहीं है। तो अब अगर ये तो t इक्वल टू 0 का था पहले का,
और अब मैं t सेकंड्स लेटर का दिखा रहा हूँ, ठीक है, दिस इज t सेकंड्स लेटर। तो इसमें मान लेते हैं कि एक वेलोसिटी v आ चुकी है, सो दिस हैज अ वेलोसिटी v नाउ। नाउ लेट्स कंसीडर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। तो फोर्सेस क्या क्या दिखाना है मुझे, एक तो इस पे mg फोर्स आएगा, अपथ्रस्ट तो आएगा ही आएगा, mg और अपथ्रस्ट का डिफरेंस तो आपको पता है ऑलरेडी क्या है, और अब साथ साथ में इसके साथ एक विस्कस फोर्स भी आ रही है ना, राइट, गेटिंग इट? हाँ सर। हाँ सर। तो इसका मतलब है ये अब ये एक एक्सेलरेशन a आएगा इसके पास, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे देखो, अगर एक्सेलरेशन a की बात करते हो तो आप लिखोगे mg माइनस अपथ्रस्ट, ये तो फिक्स क्वांटिटी है, ये चेंज नहीं कर रहा है, बट इसके साथ आपको एक विस्कस फोर्स सब्ट्रैक्ट करनी है, विस्कस फोर्स, एंड डिवाइडेड बाय मास करना है। तो इससे आप देखोगे दिस इज एक्सेलरेशन एट अ टाइम t, तो इससे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि एज वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, विस्कस फोर्स भी आपका मैग्नीट्यूड में इंक्रीज करेगा, और इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ करें कि एक्सेलरेशन आपकी डिक्रीज करेगी। बट ये कब तक होगा, टिल कब तक, जब तक ऊपर एंड नीचे के फोर्सेस आपके बैलेंस नहीं हो जाते, टिल mg माइनस अपथ्रस्ट बिकम्स इक्वल टू दिस विस्कस फोर्स। क्या हम ये कह सकते हैं, कह सकते हाँ हैं ना? सर। हाँ सर। आफ्टर दिस, इसके बाद आफ्टर दिस velocity becomes constant, एक मिनट, after this velocity becomes constant, and this constant velocity is the terminal or steady state velocity, steady state velocity, इसको VSS लिख लेते हैं, ठीक है। तो VSS निकालना बहुत आसान काम है ना, बस फोर्सेस बैलेंस करना है नहीं आपके लिए, है नहीं है? हाँ सर। तो इस केस में आप क्या लिखोगे यहाँ पे, mg माइनस अपथ्रस्ट मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड minus density of liquid into volume, which is 4/3 pi r cube into g, and viscous force was 6 pi eta rv, 6 pi eta r into v, and ये v के सबस्क्रिप्ट में vss लिख दिया है, ठीक है ना? देखो चेक करो, ठीक है एक्सप्रेशन? हाँ सर। pi cancels out, ये 2 से कट गया, ये 3 से कट गया, रेडियस एक r कटेगा, यहाँ से r² बचेगा, एंड यहाँ से अब आपके पास विस्कस सॉरी स्टेडी स्टेट वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, दिस इज कमिंग आउट टू बी 2/9 टाइम्स ऑफ rho s minus rho l into g divided by eta into r²। ये आपका स्टेडी स्टेट वेलोसिटी आ गया। एक्सप्रेशन को रटने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट एक लाइन ही तो लिखना है, फोर्सेस बैलेंस ही तो करने हैं ना, करने नहीं करने हैं? हाँ सर। ठीक है, बस ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स को बैलेंस करो, अपने आप ही मिल जाएगा। हाँ, बस एक चीज जरूर याद रखना, बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में इसका जरूरत पड़ जाएगा कि स्टेडी स्टेट की वेलोसिटी ना स्क्वायर ऑफ रेडियस के साथ प्रोपोर्शनल है। अब ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे अगर इमेजिन करो, अगर किसी ने बोला है कि एक मान लो कि एक सर्टेन ऑब्जेक्ट का एक मटेरियल लिया मैंने, और उस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, लिक्विड में ड्रॉप करके छोड़ा, और मैंने बोला कि टर्मिनल वेलोसिटी जो आ रही है वो मान लो 10 मीटर पर सेकेंड आ रही है। फिर मैंने बोला कि अब मैंने इसी मटेरियल का डबल रेडियस का एक ऑब्जेक्ट ले रखा है, और अब बताओ कि उसकी टर्मिनल वेलोसिटी उसी लिक्विड में कितनी आएगी। तो देखो सारा पैरामीटर्स मैंने सेम रखा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ रेडियस बोला डबल किया है। तो अगर सिर्फ रेडियस डबल किया तो स्क्वायर ऑफ रेडियस के प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो बस 4 गुना वैल्यू लिखो, आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है? तो उसमें एग्जैक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? हाँ सर। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा कि स्टेडी स्टेट वेलोसिटी आपकी स्क्वायर ऑफ रेडियस के प्रोपोर्शनल आती है, ठीक है। ओके, अगर मान लो कि अगर आपसे किसी ने ये पूछा होता कि इसमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकालो, एंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकालो, ठीक है। अब ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल के देखते हैं। फाइंडिंग वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t पे निकालना है, ठीक है। तो टाइम t पे हम लिख सकते हैं ma जो नेट फोर्स है, दैट इज mg माइनस अपथ्रस्ट एंड माइनस ऑफ विस्कस फोर्स, लिख सकते हैं ना ऐसे ही? देखो तो चेक करो, यही है। हाँ सर।
और इससे एक्सेलरेशन आपको मिल गई थी। ये m से जब डिवाइड करोगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा 1 माइनस ऑफ रो एल बाई रो एस इंटू जी, एंड माइनस ऑफ विस्कस फोर्स को मास से डिवाइड करना है, तो विस्कस फोर्स था 6 पाई ईटा आर वी and divided by mass, मतलब density into volume, so this will be density rho s and into 4/3 pi r cube. ये आएगा ना, चेक करो, ठीक है? Yes, So sir. this comes out to be 1 minus of rho l by rho s into g and minus of this is, ये तो 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 times of pi भी कट गया, ये हो जाएगा eta by rho s into r square into v. देखो तो यार ये क्या दिख रही है? हाँ सर. ठीक है. नाउ लेट अस से ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को ना हम C1 चूज कर लेते हैं. लेट्स से दिस C1 एंड ये जो एक्सप्रेशन है ब्रैकेट के अंदर, इसको हम C2 चूज कर लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट्स है ये. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, C1 माइनस ऑफ C2 इंटू V है, लिख सकते हैं. हाँ सर. और एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी का फंक्शन है तो कैलकुलस यूज करके आप निकाल सकते हैं ना, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, निकाल सकते हैं या नहीं? हाँ सर. दैट्स इट. तो एक्सेलरेशन को लिख लो dv by dt एंड वेरिएबल को सेपरेट करके इंटीग्रेट कर लो. तो यहाँ से लिख सकते हैं आप dv डिवाइडेड बाय c1 माइनस ऑफ c2 इंटू v इज इक्वल टू dt. और इसको इंटीग्रेट कर लो. अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है, वेलोसिटी इनिशियली 0 थी एंड बाद में v हो गई टाइम t पे, तो ये 0 से t तक इंटीग्रेट होगा. ये तो सिंपल इंटीग्रेशन, दिस विल बी ln ऑफ c1 माइनस ऑफ c2 इंटू v एंड फिर आपका सबस्ट्रैक्ट लोअर लिमिट डालोगे तो सिर्फ c1 आएगा एंड v का कोफिशिएंट माइनस c2 है तो माइनस c2 से डिवाइड करना पड़ेगा एंड दैट विल बी t. तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो व्हाट यू आर गेटिंग इज 1 माइनस ऑफ c2 बाई c1 इंटू v इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ऑफ c2 इंटू t आ जाएगा. सर आप बहुत फास्ट जा रहे हैं. सर बहुत. क्या? फिर से बोलिए बेटा, फिर से बोलिए. सर आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ करने के कारण आपका आवाज थोड़ा सा फर्स्ट जा रहा है. हाँ सर. तो आपका अच्छा आवाज ठीक है. बहुत फास्ट आ रहा है. ओके. ये तो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है ना, तो इसमें तो ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है, इसमें हम चल सकते हैं ना, या फिर एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में भी फास्ट चल रहा है. एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट तो अपने आराम से सुना ना, इधर वाला. इधर में भी क्या दिक्कत था? थोड़ा सा फर्स्ट. इधर भी प्रॉब्लम हुआ क्या? हाँ सर. हाँ सर थोड़ा सा. देखो अंडरस्टैंडिंग में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है कहीं पे तो वो बता दो. मैथमेटिक्स वाला पार्ट हम स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. मैथमेटिक्स वाला पार्ट तो यू नो जस्ट कैलकुलेशन है. कोई अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट में आप कुछ फॉलो अप नहीं कर पाए तो पूछ लो. ये सब तो ऑलरेडी समझाया था, फिर मैथमेटिक्स के लिए किया. बोलो अगर कुछ डाउट है तो बोलो, फिर नहीं तो फिर मैं कैलकुलेशन पे आगे बढ़ता हूँ. चलो अभी वेलोसिटी की वैल्यू को हम लिख सकते हैं यहाँ से. सो दिस v विल कम आउट टू बी c1 by c2 into 1 minus of e to the power minus of c2 into t. देखो आ रही है क्या? ये c1 by c2 की वैल्यू कितनी है एक बार चेक कर ले. अच्छा ये 3/2 नहीं था, ये 9/2 था. देखो तो चेक करो, ये चेक करो, ये गलत हो गया. देखो ये वाला ठीक है, ये 3/2 नहीं है, 9/2 हो गया. दिस इज 9/2. ठीक है ना? अब एक बार चेक करें, एक बार देखो तो c1 by c2 कितनी आ रही है. c1 by c2 निकालें, दिस विल कम आउट टू बी रो s माइनस ऑफ रो l डिवाइडेड बाय 9 eta into 9 eta, अच्छा into 9 eta and into g और यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे r स्क्वायर. देखो तो यार ये क्या, चेक करो एक बार, चेक करो एक बार, यही आ रही है. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? हाँ सर. यस सर. एक बार कैलकुलेशन कंफर्म कर लो, देखो आपको समझ आ रही नहीं. c1 और c2 का जो रेशियो निकाला है
हाँ सर ये है। ठीक है। अच्छा एक बार चेक करो, जो हमने टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला था, देखो तो यही है क्या? एक बार टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन से मैच कराने की कोशिश करो इसको, देखो यही आ रहा है? हाँ सर। आ रहा है? हाँ हाँ सर। सर। ओके, अब वापस से उसी एक्सप्रेशन पे जाते हैं। तो इससे तो ये तो पता चल गया, अगर इमेजिन करो कि टी का वैल्यू हमने इन्फिनिटी डाल दिया, टी का वैल्यू इन्फिनाइट, तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा यानी, हाँ सर। होगा। हाँ। सो एट t इक्वल टू इन्फिनिटी, लंबे टाइम के बाद जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी दैट विल बी c1 by c2 and that has come out to be the velocity which is steady state velocity, right? है ना? यस सर। राइट। अगर एट t इक्वल टू 0 पूछे तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आएगी? 0। 0। e to the power 0 is 1, तो 1 minus 1 is 0, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी या नहीं थी ऑब्जेक्ट की? हाँ सर। ठीक है। तो अगर इसमें वेलोसिटी की वैल्यू अगर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम करें, वेलोसिटी की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम प्लॉट कर रहे हैं, देखो देखो तो कुछ ऐसा होगा क्या? होगा? होगा? हाँ सर। क्या ये कभी भी, ये जो ग्राफ है क्या कभी भी वो ब्लैक वाली लाइन को टच करेगा क्या? ब्लैक वाली लाइन कौन सी है? स्टेडी स्टेट वेलोसिटी है ये, क्या कभी इसको टच करेगा? टच करेगा क्या कभी? अरे कब आया है वो वेलोसिटी? किसी फाइनाइट टाइम पे आया या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट तो प्लॉट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट टाइम पे आया है, तो इनफाइनाइट टाइम पे अगर आया है तो कभी टच कैसे करेगा? ये तो असिम्प्टोट हो जाएगा ना। असिम्प्टोट पढ़ा है ना आपने, हमने पढ़ा है ना मैथमेटिकल टूल्स में। हाँ हाँ सर, इन्फिनिटी पे मीट करता हाँ, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ को इन्फिनिटी पे मीट करती है दैट्स एन असिम्प्टोट। तो इसका मतलब ये जो ब्लैक वाली लाइन है दैट्स एन असिम्प्टोट, वो टच नहीं करेगी कभी उसको। इसका मतलब क्या कभी भी टर्मिनल वेलोसिटी नहीं आएगा? क्या इसका यही मतलब है कि टर्मिनल वेलोसिटी कभी नहीं आएगा? बताओ। थियोरेटिकली कभी नहीं आएगा, थियोरेटिकली कभी नहीं आएगा, इनफाइनाइट टाइम के बाद आ रहा है, बट प्रैक्टिकली आ जाएगा। क्योंकि अगर आप एक चीज सोचने की कोशिश करोगे, जैसे ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये सोचो, जैसे e के पावर में जो एक्सप्रेशन आ रहा है ना, जो e के पावर में एक्सप्रेशन है, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो अगर मान लो कि t की वैल्यू को आप 1/c2 लेते हो, 1/c2, तो इसका मतलब है e टू द पावर माइनस ऑफ 1 आएगा ना, वहां पे आएगा ना। हाँ सर। e का पावर -1 का वैल्यू जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली 0.37 होता है, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो 1/c2 टाइम पे वो कितना हो जाएगा? 0.67 टाइम्स ऑफ स्टेडी स्टेट। होगा ही नहीं होगा? हाँ सर। 0.60 टाइम्स ऑफ स्टेडी स्टेट होगा ही नहीं होगा? यस सर। ठीक है। अब अगर मैं 2 टाइम्स ऑफ 1/c2 लूं, टाइम को ले रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ 1/c2, तो e टू द पावर -2 आ जाएगा। हाँ सर। अभी फिलहाल के लिए ना e टू द पावर -1 का वैल्यू को 0.4 चूज कर लो। 0.37 इज वेरी क्लोज टू 0.4 और नॉट? यस सर। 0.4 के बहुत क्लोज है, तो 0.4 का स्क्वायर करो आप। 0.4 का स्क्वायर कितना हो गया? 0.16। हाँ सर। इसका मतलब वेलोसिटी 2 टाइम्स ऑफ 1/c2 टाइम के बाद कितना हो जाएगा? 0.84 टाइम्स ऑफ स्टेडी स्टेट। हाँ सर। फिर अगर आपने टाइम 3 टाइम्स ऑफ c2 ले लिया, 4 टाइम्स ऑफ c2 ले लिया, 5 टाइम्स ऑफ c2 ले लिया ना, तो आपको पता है वो 99% से भी ज्यादा वैल्यू अटेन कर लेगा। 99% से ज्यादा, मतलब 5 टाइम्स ऑफ 1/c2 अगर लोगे ना, तो e टू द पावर -5 आ जाएगा, और e टू द पावर -5 कैलकुलेट करोगे तो 99% से भी ज्यादा आ जाएगा। और अगर वो 99% से ज्यादा आ चुका है, इसका मतलब स्टेडी स्टेट वेलोसिटी जो है वो, मतलब जो वेलोसिटी अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट है, दैट हैज बिकम मोर देन 99% ऑफ स्टेडी स्टेट। अब ये चीजें सोच के देखो प्रैक्टिकली क्या मतलब निकलता है। जैसे मान लो कि स्टेडी स्टेट हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब थ्योरेटिकली जो इनफाइनाइट टाइम के बाद आना चाहिए, दैट शुड कम आउट टू बी सपोजली 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड का 99% कितना हो जाएगा? कितना होगा?
9.9 है ना। अब अगर सपोजली 99.9% आ गया वेलोसिटी, 99.9, तो अब वेलोसिटी कितना आ गया होगा उसके पास? 9.99 9.99। अब ये सोच के देखो, अब अगर मैं जो मेजर, हम लोग जो जैसे वेलोसिटी मेजर करते हैं वो कैसे मेजर करते हैं आप बताओ? वेलोसिटी मेजर करने का तरीका क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रैवल्ड मेजर करते हैं और टाइम कितना लिया उसने वो मेजर करते हैं, और इन दोनों को डिवाइड करके वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। हाँ सर। तो अब डिस्टेंस जब मेजर करोगे तो एक इंस्ट्रूमेंट से ही मेजर करोगे आप, हाँ सर। उसका अपना एक लीस्ट काउंट होगा। टाइम मेजर करोगे तो उसको भी एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करोगे, उसका भी एक लीस्ट काउंट होगा। तो उस केस में जब आप इन दोनों को डिवाइड करके कैलकुलेट करोगे तो उसका एक प्रेसिजन तो आएगा ना। प्रेसिजन में 2 डेसिमल प्लेस तक में भी आंसर होगा, या 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर होगा, या 4 डेसिमल प्लेस तक आंसर होगा। बट लिमिट तो है ना कहीं तो आपको रुकना पड़ेगा ना, है ही नहीं है। हाँ सर। तो अगर मान लो मेरा आंसर जो मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है, सपोजली मैंने ऐसा चूज कर रखा है जो 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर मेजर कर सकता है, तो वो 9.99 तक तो मेजर कर पाएगा। बट क्या वो 9.999 मेजर कर पाएगा? नहीं सर। तो उसको वो क्या बताएगा बताओ? अब उस वैल्यू को वो क्या बताएगा? 10 बताएगा नहीं, हाँ सर। क्योंकि 2 डेसिमल के बाद अगर आप वैल्यू फर्दर इंक्रीज कर रहे हो तो उसके बाद फिर तो वैल्यू जो होगा वो तो इंक्रीज वैल्यू मेजर नहीं कर पाएगा। तो मेजर नहीं कर पाएगा तो क्या बोलेगा? 10 ही तो बता देगा ना आपको। हाँ सर। Getting it? समझ आ रही है आपको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो थियोरेटिकली हम कह रहे हैं कि थियोरेटिकली ये कभी भी वो वैल्यू अटेन नहीं करेगा, बट प्रैक्टिकली एक फाइनाइट टाइम के बाद वो अटेन कर लेता है। समझ आ रही है आपको? यस सर। हाँ सर। ठीक है ना, चीज का ध्यान रखना। थियोरेटिकली steady state velocity is attained after infinite time duration. Infinite time, that is never attained, but practically it is attained after a finite duration. ठीक है, ये लिख दिया मैंने ताकि आपको बाद में ध्यान रहे, कंफ्यूज ना करो। अच्छा इसी में अगर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम करना है तो क्या करेंगे? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना? हाँ सर। कर सकते हैं। नाउ अब ये चेक करो, एक्सेलरेशन निकालनी है तो हम dv बाई dt कर लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं d बाई dt ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू इज vss इनटू 1 माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ c2 इनटू t था। ठीक है, इसी को डिफरेंशिएट करनी है। तो डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास आएगा vss और 1 का डिफरेंशिएशन तो 0, सो माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ c2 इनटू t एंड इनटू माइनस ऑफ c2। देखो तो ये आ रहा है क्या? चेक करो, आ रही है? हाँ सर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया है। अब स्टेडी स्टेट की वेलोसिटी जो थी उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस वाज 2/9 टाइम्स ऑफ रो एस माइनस ऑफ रो एल इंटू जी डिवाइडेड बाई ईटा इंटू आर स्क्वायर एंड C2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। C2 कहाँ गया? हाँ, C2 वाज 9/2 टाइम्स ऑफ ईटा बाई रो एस आर स्क्वायर, 9/2 टाइम्स ऑफ ईटा इंटू ओके क्या गड़बड़ गया, ईटा बाई रो एस आर स्क्वायर, ईटा बाई rho s into r square. This was C2 and this is e to the power minus of C2 into t. ठीक है ना? चेक करो एक बार, क्लियर है? हाँ सर। 9/2 तो यहाँ से हट जाएगा, हाँ सर। ईटा हट जाएगा, आर स्क्वायर हट जाएगा, और अभी अगर आप नोटिस करोगे यार ये 1 माइनस ऑफ रो एल बाई रो एस इंटू जी इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ C2 इंटू टी। ओके, ये चेक करो, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन, क्या ये हमारा ए नॉट है? इनिशियल एक्सेलरेशन जो हमने चूज किया था, याद है? mg माइनस अपथ्रस्ट बाय मास। हाँ सर। इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हमने चूज करी तो यार ये ए नॉट इनिशियल एक्सेलरेशन इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ C2 इंटू टी, और अगर ये देखोगे तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है, दिख रही है? हाँ दिख रही सर। है?
है ना? तो इसकी एक्सप्रेशन कैसे दिखेगी आपको अगर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम प्लॉट करनी है? यहाँ टाइम ले रहे हैं एंड दिस इज ए नॉट एंड ये ए नॉट से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करके ऐसा दिखेगा। क्या एक्सेलरेशन थ्योरेटिकली कभी भी जीरो होगा? नहीं सर। असिम्प्टोट होगा यहाँ पे भी, नहीं सर। ठीक है? ओहो, आपको नहीं दिख रहा है, फ्रीज हो गया स्क्रीन। देखो तो ऐसा ही कुछ दिखेगा ना, चेक करो। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? ठीक है, ठीक है। एक ना कॉमन सेंस की चीज याद रखना, ठीक है? हमेशा याद रखना इसको, मतलब ये बहुत जगह आपको यूज होगा, ठीक है? कभी भी अगर कोई भी चीज एक जीरो वैल्यू से स्टार्ट करके कांस्टेंट वैल्यू पे जाता है, कोई भी चीज, तो उसका इक्वेशन जो है ना वो ऐसा ही होता है जो वेलोसिटी का इक्वेशन हमने निकाला है। मतलब एक स्टेडी स्टेट वेलोसिटी एंड इनटू 1 माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, वही इक्वेशन का फॉर्म होता है। मतलब e टू द पावर t इनटू समथिंग, this is VSS into 1 minus of e to the power minus of C2 into t। ये मतलब 1 माइनस ऑफ e, देखो e to the power minus CT अगर देखोगे तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है, और 1 से अगर उसको सब्ट्रैक्ट किया तो इंक्रीजिंग फंक्शन बना या नहीं बना? बना सर। बट ये अनबाउंड इंक्रीजिंग नहीं है, ये बाउंडेड इंक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि e to the power minus CT जब अगर t इंफिनिटी को टेंड करता है तो e to the power minus C2t जो है वो आपका जीरो को टेंड करता है, इसीलिए 1 माइनस e टू द पावर माइनस C2 इंटू टी वो 1 को टेंड करेगा। इसीलिए ये इनफाइनाइट, मतलब ऐसे अनबाउंडेड इंक्रीज नहीं है, ये बाउंडेड इंक्रीज है। तो जीरो से लेके वो जो भी फैक्टर आप उससे मल्टीप्लाई करते हो उस एक्सप्रेशन से, मतलब 1 माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस कांस्टेंट इंटू टी से जो भी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हो, वो कांस्टेंट ही बेसिकली फाइनली उसका स्टेडी स्टेट में वैल्यू हो जाएगा। और अगर कोई भी चीज अगर इनिशियली जीरो से स्टार्ट करती है एंड डिक्रीज करके, इनिशियली एक मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट करती है और डिक्रीज करके फाइनली जीरो हो जाती है, तो उसकी इक्वेशन हमेशा एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग की तरह ही होगी। ये एक चीज आपको याद रखनी चाहिए। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, देखो एक चीज सोच के देखो, जब हमने ये टर्मिनल वेलोसिटी निकाला था, सोचो कहाँ गया, हाँ, जब हमने ये टर्मिनल वेलोसिटी निकाला था, हमने सिर्फ फोर्स बैलेंसिंग किया था ना, है ना? हाँ सर। क्या हमने यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस को यूज किया है क्या, कि जैसे इनिशियली कितना वेलोसिटी से फेंका है, जैसे रेस्ट से फेंका है या फिर कुछ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करके फेंका है, क्या ये कंडीशंस यूज की हमने? नहीं सर। नहीं। नहीं सर। इसका मतलब एक सॉलिड ऑब्जेक्ट का एक लिक्विड के अंदर स्टेडी स्टेट वेलोसिटी जो होना है वो नेचर ऑफ सॉलिड लिक्विड इंटरफेस पे ही डिपेंडेंट है या नहीं है? है सर। है ना? मतलब आप उसको कुछ भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, बट आप स्टेडी स्टेट वेलोसिटी डिसाइड नहीं कर सकते। स्टेडी स्टेट वेलोसिटी वो सॉलिड ऑब्जेक्ट और वो लिक्विड मिलके ही डिसाइड करेंगे। यही तो मतलब निकल रहा है ना? हाँ सर। तो आप अगर सपोजली इनिशियली जीरो से नहीं फेंकते, एक नॉन जीरो वेलोसिटी से फेंकते, तो क्या डिफरेंस आता आपको पता है? स्टेडी स्टेट जल्दी आ जाता। हाँ। समझ आ रही है? जैसे स्टेडी स्टेट 10 मीटर पर सेकंड आना है और आप 5 मीटर पर सेकंड से पहले ही फेंक दिया, तो उसको बस 5 से राइज करके 10 तक जाना है। समझ आ रही है? हाँ सर। तो जल्दी आ जाएगा स्टेडी स्टेट। Are you getting the difference? हाँ सर, मतलब ग्राफ ड्रॉ करने से कुछ ऊपर से आएगा उसका। एग्जैक्टली तो उस केस में इसी में जैसे आपको थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करने की जरूरत है। जैसे ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये तब का ड्रॉ कर रखा है जब आपका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। अगर मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो होता और टर्मिनल से कम होता, तो उस केस में ग्राफ कुछ यहाँ से स्टार्ट करता, थोड़ा ऊपर वाले पॉइंट से, और फिर ये ऐसा ही ग्राफ राइज करता, ऐसा। तो देखो स्टेडी स्टेट जल्दी पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, दिख रही है? हाँ सर। तो इस केस में आपकी इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन द स्टेडी स्टेट वेलोसिटी। बट अगर आप इनिशियल वेलोसिटी को स्टेडी स्टेट से ज्यादा दे दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? तो इस केस में विस्कस फोर्स mg और अपथ्रस्ट के डिफरेंस से बड़ा हो जाएगा, होगा ही नहीं होगा? हाँ सर। क्योंकि ये सोच के देखो,
अगर स्टेडी स्टेट वेलोसिटी दे रहे हैं तब mg माइनस अपथ्रस्ट इज बिकमिंग इक्वल टू द विस्कस फोर्स। बट अगर आपने विस्कस फोर्स जो है मतलब अगर वेलोसिटी को स्टेडी स्टेट से भी ज्यादा दे दिया तो विस्कस फोर्स ही तो बड़ा हो गया ना, हो गया नहीं हो गया? हाँ सर। और अगर विस्कस फोर्स बड़ा हो गया तो ऑब्जेक्ट नीचे एक्सेलरेट करेगा या ऊपर एक्सेलरेट करेगा? ऊपर। ऊपर एक्सेलरेट करने का मतलब क्या है? वो एक्चुअली डिसलरेट कर रहा है या नहीं है? हाँ सर। ऊपर एक्सेलरेट करने का मतलब है वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली डिसलरेट कर रहा है, और डिसलरेट कर रही है तो इस केस में आपका इक्वेशन कैसा दिखता है ये सोचो। इसी डायग्राम में आपको चेंजेस क्या करने पड़ते हैं? ऑब्जेक्ट को थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करते हैं आप, एंड उसके बाद फिर ये ऑब्जेक्ट को आप ऐसा डिक्रीज करके यही वाला वेलोसिटी तक लेके आते हैं। देखो स्टेडी स्टेट वेलोसिटी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मैंने आपको बोला वो बेसिकली सॉलिड लिक्विड इंटरफेस के लिए वो डिसाइडेड पेयर है। तो इस केस में आपको ऊपर से डिसाइड कर नहीं लेना पड़ता। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे आपने ग्रेटर देन स्टेडी स्टेट वेलोसिटी ले रखा है। समझ आई सभी को? हाँ सर। ठीक है। और अब ग्राफ में क्या चेंज होता है? एक्सेलरेशन के ग्राफ में क्या चेंज होता है बताएंगे? सर वो वेलोसिटी कैसा हो जाता है? वेलोसिटी में क्या मतलब जैसे इसमें क्या चेंजेस दिखते हैं बताओ? फर्स्ट वाले केस में जिसमें हमने स्टेडी स्टेट से कम दिया था तो क्या होता? सर थोड़ा नीचे से शुरू होता है। थोड़ा नीचे से शुरू होता, क्योंकि उस केस में भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन ही होता है ना, हाँ सर। राइट? क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट ही कर रहा है, तो ये थोड़ा नीचे से शुरू होता है। दिस वुड हैव बीन द केस व्हेन इनिशियल वेलोसिटी वाज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन द स्टेडी स्टेट वेलोसिटी। बट एक और केस था जिसमें हमने स्टेडी स्टेट से भी ज्यादा दे दिया, तो स्टेडी स्टेट से भी ज्यादा दे दिया तो डिसलेट कर रहा था, और डिसलेट कर रहा था इसका मतलब नेगेटिव हाफ से स्टार्ट करता वो, और इस केस में ये ऐसा जाता। दैट्स इट। तो ये वाला केस आपका इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन स्टेडी स्टेट वेलोसिटी है। समझ आई? नॉर्मली आपको ब्लू वाले ग्राफ से दिखेंगे, बट इन केस अगर आपको वैसा केस भी दिख गया तो भी ध्यान रखेंगे कि नेचर जो है वही है, बस स्टेडी स्टेट आने का जो टाइम इंटरवल है वो चेंज हो जाता है, अदरवाइज कोई चेंजेस नहीं है। तो ये जस्ट मैं पॉइंट को मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है? द टर्मिनल वेलोसिटी is independent of initial velocity given to object. If projected with non-zero initial velocity, if projected with non-zero initial velocity, the object's terminal velocity VSS would be attained at a different time. एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ देखो, मान लेते हैं कि जब स्टेडी स्टेट आ चुका है, स्टेडी स्टेट आने का मतलब आपको बताया ऑलरेडी मैंने कि बेसिकली उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। बट एक चीज सोच के देखो, विस्कस फोर्स जो है वो एक डिसिपेटिव फोर्स होगी ना, क्योंकि ये स्लाइडिंग हो रही है यहाँ पे, होगी। जहां पे भी फ्रिक्शन आता है और वो काइनेटिक फ्रिक्शन अगर है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब कि बेसिकली जहां स्लाइडिंग से जनरेट हो रही है, तो वो तो एक डिसिपेटिव फोर्स ही होती है। डिसिपेटिव फोर्स मतलब जो एनर्जी का वेस्टेज करवाएगा, तो वहां पे तो वेस्टेज आना ही है, मतलब एनर्जी का लॉस होगा ही होगा। तो एनर्जी का लॉस बेसिकली कहाँ पे कॉम्पेंसेट होगा? ग्रेविटी में कॉम्पेंसेट होगा, क्योंकि ग्रेविटी जिस रेट से उसको एनर्जी दे रहा होगा उसी रेट से विस्कस फोर्स उसमें क्या करेगा? एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो उसके वक्त उस ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कांस्टेंट होगा ही नहीं। वर्क एनर्जी थ्योरम याद करो क्या कहता है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज रेट ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एंड जब हम कह रहे हैं कि स्टेडी स्टेट वेलोसिटी आ चुका है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब ग्रेविटी उस पे वर्क परफॉर्म करके उसकी एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बट फ्रिक्शन क्या कर रहा है? साइमल्टेनियसली उससे वो एनर्जी को क्या कर रहा है? ड्रॉ आउट करके वापस से उसको हीट में कन्वर्ट कर दे रहा है। आपको समझ आ रही है? हाँ सर। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द रेट एट विच हीट इज बीइंग जनरेटेड आफ्टर स्टेडी स्टेट इज अटेन्ड, तो कैसे निकालोगे?
सर जितना वेलोसिटी है उसको टाइम से मल्टीप्लाई करके mgh निकालेंगे वैसे। mgh क्यों? सर उतना ही तो अरे डायरेक्टली f डॉट v कर सकते हैं ना। हाँ सर वो वर्क डन हो जाएगा। रेट एट विच हीट इज जनरेटेड पूछा, मतलब पावर हाँ पूछ तो रहा है। पावर, हाँ rate at which heat is generated after steady state is attained is equal to the power supplied, power extracted लिख लेते हैं, power extracted by viscous forces, by viscous forces. Therefore power supplied by, या पावर का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ पावर सप्लाइड बाय विस्कस फोर्स, ठीक है, सिर्फ पावर का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो इसको फोर्स ऑफ विस्कस फोर्स इनटू वेलोसिटी v लिख रहे हैं, ठीक है, ये स्टेडी स्टेट वेलोसिटी। तो ये आती थी आपकी 6 पाई ईटा आर वी, ये v आपका स्टेडी स्टेट वेलोसिटी का हो जाएगा, एंड जो वेलोसिटी स्टेडी स्टेट वेलोसिटी है ये वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया, दिख रहा है आपको यहाँ पे, दिख रही है, दिख हाँ रही सर। है। तो जो पावर ऑफ विस्कस फोर्स है, देखो तो ये प्रोपोर्शनल टू रेडियस इनटू स्टेडी स्टेट वेलोसिटी का स्क्वायर आ रहा है, एंड आपको ये भी पता है कि जो स्टेडी स्टेट वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस है। इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि जो विस्कस फोर्स पावर सप्लाई कर रहा है वो प्रोपोर्शनल टू r⁵ है, कह सकते हैं, हाँ सर। है ना, वेलोसिटी का स्क्वायर करना है तो इसका मतलब r का पावर 4 हो जाएगा, और पहले से एक r बैठा हुआ है वहां पे, तो r का पावर 5 हुआ ना, हाँ ठीक सर। है। इसको भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखिएगा, जैसे वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर याद रख रहे हैं, स्क्वायर ऑफ रेडियस, वैसे ही रेट ऑफ जनरेशन ऑफ हीट एनर्जी या पावर सप्लाइड बाय विस्कस फोर्सेस या पावर एक्सट्रैक्टेड बाय विस्कस फोर्सेस, ये याद रखेंगे कि आप r का पावर 5 से चेंज करता है, ठीक है, याद रहेगा ये चीजें। हाँ सर। ठीक है, इसमें बेस करके जस्ट दो तीन Okay. छोटे छोटे एप्लीकेशंस कर लेते हैं, फिर आज का क्लास खत्म कर देते हैं, ठीक है। बर्नौली से हम अगले दिन ही करेंगे, थर्सडे को खत्म कर लेंगे, ये वीक पूरा चल जाएगा आपका, फ्लूइड में खत्म हो जाएगा। चलो करते हैं इसको, देखते हैं। On releasing a small sphere from the surface of a liquid, it is found to move with a terminal velocity of v naught after a time t being passed after release, being passed after release. Find a relation between v naught t, density of solid, density of liquid, eta, if it is known that the average acceleration in the duration is half of initial acceleration. ये आपको फाइंड करना है। इस तरह के क्वेश्चंस में जो भी कंडीशन दिए होते हैं ना, उस कंडीशन को जस्ट लिख लो, आंसर अपने आप आ जाएगा। उन्होंने क्या रखा है कि एवरेज एक्सेलरेशन इज हाफ ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल एक्सेलरेशन को हमने ए नॉट यूज किया था, याद है? हाँ सर। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम करते हैं ना, राइट?
Yes, sir. एंड ये हाफ ऑफ ए नॉट आपको पता है mg माइनस सबस्ट्रेस बाय मास है, तो मैं स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ आपको, बस एकदम बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूँ कि एकदम बस ये इक्वेशन लिखो, अपने आप आंसर आएगा। mg माइनस सबस्ट्रेस बाय मास करना है। चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई है, स्टेडी स्टेट में उसने कह रखा है वेलोसिटी v नॉट है, रेस्ट से स्टार्ट किया था तो 0 है, एंड टाइम टेकन आपका t है, एंड दैट विल बी हाफ ऑफ, इसको आप लिख सकते हैं दिस इज 1 माइनस ऑफ रो एल बाय रो एस एंड इनटू जी आ जाएगा, राइट? यही तो होगा ना? देखो रिलेशन तो मिल गया ना आपको, डिड यू गेट द रिलेशन? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अगर टर्मिनल वेलोसिटी वो नहीं देते तो भी हम निकाल सकते थे टर्मिनल वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट करके, हाँ है सर। ना? अगर टर्मिनल, इसमें तो टर्मिनल वेलोसिटी उसने दिया था v नॉट है, बट अगर नहीं देते तो भी हम उसको सब्स्टिट्यूट करके आराम से निकाल सकते थे, है ना? हाँ सर। ठीक है, चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लो ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन if average velocity was half of the terminal velocity, then find the distance traveled। अब ये पूछा है, ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि कितनी आएगी, ये बताओ। फिर से अब बस कंडीशन लिख लो, अपने आप आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी इज हाफ ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है? तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंड ये हाफ ऑफ स्टेडी स्टेट वेलोसिटी होना चाहिए। स्टेडी स्टेट वेलोसिटी आपने ऑलरेडी निकाला था 2/9 टाइम्स ऑफ रो एस माइनस ऑफ रो एल इंटू जी डिवाइडेड बाई ईटा इंटू आर स्क्वायर था, एंड डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करने का है आपको। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करेंगे तो मतलब एस एंड डिवाइडेड बाई टी ये कर सकते हैं, एंड ये हो जाएगा आपका हाफ तो कट जाएगा यहाँ से, सो दिस विल बी 1/9 इंटू रो एस माइनस ऑफ रो एल डिवाइडेड बाई ईटा इंटू जी इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा। दिख रही है, यहाँ से एस मिल जाएगा आपको, हाँ सर। ठीक है, यहाँ से एस मिल जाएगा। इन केस अगर आपको ये सब डेटा नहीं, स्टेडी स्टेट वेलोसिटी को ही डायरेक्टली यूज करना था, तो डायरेक्टली स्टेडी स्टेट वेलोसिटी को आप हाफ ऑफ वो वी नॉट भी सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते थे, ठीक है? हाँ सर। ये रहे। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Tiny globules of mercury are falling inside water with a steady state velocity of v naught, and the rate of generation of heat energy at steady state in liquid is P naught. If n identical such globules of mercury coalesce, then find new steady state velocity and rate of heat generation. इसमें देखो अब वही है, प्रोपोर्शनलिटी वाला फैक्टर को बस यूज करना है। जब ग्लोब्यूल्स मर्ज करेंगे तो पहला चीज क्या यूज करते हैं? वॉल्यूम कंजर्वेशन, हाँ सर। राइट? सो n ग्लोब्यूल्स हैं, हर एक की रेडियस अगर r थी तो n टाइम्स ऑफ r क्यूब शुड बी इक्वल टू कैपिटल R क्यूब, लिख सकते हैं ऐसा। 4/3 पाई तो हाँ कॉमन सर। हो जाएगा, तो इससे कैपिटल R की जो वैल्यू आई है दैट इज स्मॉल r इनटू n का पावर 1/3, और यहाँ से अब आप डायरेक्टली सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे काम का रिलेशन है। आपको ये पता है कि जो स्टेडी स्टेट वेलोसिटी आती है वो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस है। इसका मतलब स्टेडी स्टेट वेलोसिटी पहले की जो है एंड बाद की जो है v नॉट, सॉरी पहले की जो है वो v नॉट एंड बाद की भी एस एस, इनका जो रेशियो होगा
इसको हम कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इसका स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये जाएगा n का पावर देखो 2/3 आ जाएगा। इसका मतलब जो स्टेडी स्टेट वेलोसिटी बाद में आएगी दैट इज n का पावर 2/3 टाइम्स ऑफ v0 हो जाएगा। ये हो गई। फिर जो हमारा पावर था वो पावर याद है प्रोपोर्शनल टू r का पावर 5 था, रेडियस का पावर 5, राइट? हाँ सर। तो अब हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू फिर से वही n का पावर 5/3 टाइम्स ऑफ p0 हो जाएगा। नहीं होगा? यस सर। ठीक है। चलो ठीक है। Okay.